Hey guys, welcome or welcome back to Humanities Corner. Hope you and all us are doing well. तो यार आज के वीडियो के अंदर हम क्लास 12 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 7 ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन पढ़ने वाले। ये हमारी पहली बुक का है, सिमिलर चैप्टर सेकंड बुक में भी है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, ये ह्यूमन ज्योग्राफी पार्ट 1 से है, ठीक है। वन शॉर्ट लेक्चर होगा बेस्ड ऑन रेशनलाइज सिलेबस। सीबीएसई ने हमारे काफ़ी सारे चेंजेस कर दिए सिलेबस में, ठीक है। एंड इस बुक में मेजर चेंज यही है कि जो थर्ड चैप्टर था उसको एलिमिनेट कर दिया गया है। तो टेक्निकली ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन नए सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा चैप्टर नंबर 7 बन जाता है, ठीक है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली काफ़ी सारे बच्चों के पास जो पुरानी एनसीईआरटी है उसी का ही प्रिंट अवेलेबल होगा, तो उसमें चैप्टर नंबर 8 है। इसके अलावा आई डोंट थिंक इस चैप्टर के अंदर कुछ भी आज से चेंज हुआ है, ठीक है। सेकेंडली, नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। एंड दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें, हम हर टॉपिक के बाद उससे रिपीटेड या इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर करेंगे। साथ में इस चैप्टर का जो भी मैथ वर्क है उसको हम वीडियो के एंड के अंदर एक साथ डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाय द एंड ऑफ द वीडियो आई कैन अश्योर यू कि आपके एनसीईआरटी की एक एक इंपॉर्टेंट लाइन कवर हो जाएगी, ठीक है। बिकॉज पूरा जो नोट का पीपीटी है ये एनसीईआरटी से बना हुआ है। सेकेंडली, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे एंड थर्डली हम मैथ वर्क भी करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले पॉइंट के अंदर हमें सिग्निफिकेंस बताया गया है। तो इस चैप्टर के नाम से पता चल रहा है कि हमें ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन और ट्रेड के बारे में पढ़ना है, ठीक है। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये तीनों ही जो एक्टिविटीज़ है दीज आर टर्शियरी एक्टिविटीज़, ठीक है। इससे पहले चैप्टर में हम पढ़ के आए हैं, जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी उसे भी जाके देखो, ठीक है। तो बेसिकली ये लिखा गया है कि जो तीनों ही हमारे जो मोड्स हैं, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड, ये लिंक्स एस्टैब्लिश करते हैं बिटवीन प्रोड्यूसिंग सेंटर्स एंड कंज्यूमिंग सेंटर। फॉर एग्जाम्पल, रॉ मटेरियल को इंडस्ट्रीज तक सप्लाई करना, अब जो इंडस्ट्री से मैन्युफैक्चर्ड गुड है उसको मार्केट्स तक सप्लाई करना, ये सब किसके थ्रू पॉसिबल है? ट्रांसपोर्ट के थ्रू, कम्युनिकेशन के थ्रू। ट्रेड होगा तभी तो पॉसिबल है ना। हाँ, तो इसीलिए ये प्रोड्यूसिंग सेंटर्स को कंज्यूमिंग सेंटर्स के साथ लिंक करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में लिखा गया है कि जितना ज़्यादा एफिशिएंट और डेवलप्ड एक कंट्री का ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और ट्रेड नेटवर्क होगा, उतना ही हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, है ना। फॉर एग्जांपल, जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ है वहाँ पे ये तीनों ही जो नोड्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाईली डेवलप्ड है, इसीलिए वो इतने हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अफोर्ड कर पा रहे हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट में हमें लिखा गया है कि ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड्स द नेटवर्क ऑफ लिंक एंड कैरेजेस थ्रू विच ट्रेड टेक्स प्लेस, ठीक है। सिंपल सी लाइन है, इसीलिए हमें समझ में आ गई है। आगे चलते हैं, तो अब ट्रांसपोर्टेशन को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन से बेसिकली हमारा मतलब है कि कोई भी सर्विस जिससे किसी भी पर्सन या गुड को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाया जाता है यूजिंग ह्यूमन, एनिमल्स या फिर व्हीकल, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में ये मूवमेंट्स किसके थ्रू होती है? या तो लैंड के थ्रू होती है, या वाटर के थ्रू होती है, या फिर एयर के थ्रू होती है, ठीक है। इसके बाद रोड्स एंड रेलवेज लैंड ट्रांसपोर्ट के पार्ट है, शिपिंग, वाटरवेज एंड एयरवेज हमारे अदर 2 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। आज के टाइम पे, रीसेंट टाइम पे हमें पाइपलाइंस भी देखने को मिल रही है जिसके अंदर नेचुरल गैस, पेट्रोलियम और ओर्स को लिक्विड फॉर्म के अंदर ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह के लिए, ठीक है। बहुत सिंपल सा बेसिक सा एक्सप्लेनेशन था जो ऑलरेडी हम सबको आता है। इसके बाद नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। हम पिछले चैप्टर में भी पढ़ के आए थे कि जब 2 पॉइंट्स आके मिलते हैं तो उनको नोड्स बोलते हैं, और जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा नोड्स मिल जाते हैं तो उनको लिंक बोलते हैं, एंड यही मिलके हमारा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बनता है, ठीक है। आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट इज मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आता है? लैंड, वाटर, पाइपलाइन, ये 4 ही हमारे प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है। इनको यार अब हम इंटर रीजनल और इंट्रा रीजनल दोनों ही मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए यूज करते हैं। इंटर से मतलब है आउटसाइड टेरिटरी, यानी देश के बाहर या फिर स्टेट के बाहर, ठीक है। लेकिन इंट्रा से मतलब है विद इन टेरिटरी, यानी स्टेट के विद इन जब ट्रेड हो रहा है, ठीक है, वो इंटरनल के अंदर आ गया, या फिर कंट्री के विद इन जब ट्रेड हो रहा है, या फिर हम ट्रैवल कर रहे हैं किसी भी प्लेस के अंदर, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए इनका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो इंटरनेशनल जो भी मूवमेंट्स हैं वो यूजुअली ओशियन यानी सी और पोर्ट्स के थ्रू हो रही होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा गया है कि रोड जो ट्रांसपोर्ट है वो सबसे ज़्यादा चीपर है, फास्टर है, ओवर शॉर्ट डिस्टेंस फॉर डोर टू डोर सर्विसेज, ठीक है। अभी इन सबको हम 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत बेसिक सा इंट्रोडक्शन हमें पहले भी दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है रेलवेज। तो रेलवेज लार्ज वॉल्यूम जो भी हमारा बल्कि मटेरियल होता है ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विद इन अ कंट्री, उसके लिए सबसे सूटेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। वहीं कंपैरिजन में रोड क्या था?
आपके पास कम सामान होना चाहिए, शॉर्ट डिस्टेंस होना चाहिए, उसके लिए आपके पास चीपर है, ठीक है। अब एयरवेज के अंदर जो भी हमारे हाई वैल्यू लाइट या फिर परशिएबल गुड्स होते हैं, बहुत कीमती सामान जो होते हैं, लग्जरियस सामान जो होते हैं, उनको हम एयरवेज के थ्रू ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। अब वन बाय वन डिटेल में पढ़ना है। स्टार्ट करते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट से। ओके तो पहले क्या होता था, ह्यूमंस खुद ही कैरियर्स थे, यानी वो पैदल चल के जाया करते थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, एनिमल्स के ऊपर उन्होंने अपना बीस्ट ऑफ बर्डन बना लिया एनिमल्स को, यानी एनिमल्स के थ्रू अपना सामान लेके जाते थे, अब वो एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है। उसके बाद जब व्हील का इन्वेंशन हुआ तो कार्ट्स आ गए, वैगन्स आ गए, ये इंपॉर्टेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बन गए। फाइनली 18th सेंचुरी के अंदर जब स्टीम इंजन को इन्वेंट किया गया, उसके बाद हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के अंदर रेवोल्यूशन आया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 1825 के अंदर हमारी पहली पब्लिक रेलवे लाइन चली थी बिटवीन स्टॉकन टू डार्लिंगटन। कहाँ पे है ये, नदर्न इंग्लैंड के अंदर। एक नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं तो 19th सेंचुरी के अंदर रेलवेज अब एक मोस्ट पॉपुलर मीन बन गया था, फास्टेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब क्योंकि 19th सेंचुरी के एंड तक आते आते इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, तो रेलवेज की इंपॉर्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। बहुत मैसिव स्केल के ऊपर रेलवे लाइन्स लगाई जा रही होती है डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर, डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर भी, जिनको इन्होंने अपनी कॉलोनीज बनाया हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है, उसके बाद जब इंटरनल कंबशन इंजन का इन्वेंशन हो जाता है, फिर हमारे पास जो रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम था वो भी काफ़ी हद तक रेवोल्यूशनाइज हो जाता है, बिकॉज मोटर कार, ट्रक्स, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ व्हीकल डेवलप होने लग जाती है, ठीक है। इसके अलावा जो पाइपलाइंस है, रोपवेज है, केबलवेज है, ये न्यू डेवलपमेंट्स है लैंड ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। अभी रिसेंट टाइम्स के अंदर ही बहुत ज़्यादा इनका यूज़ होने लगा है, ठीक है। रोप पाइपलाइन का सिंपल से एग्जांपल है कि हम मिनरल को, ऑयल को, वाटर को, स्लजेस को या सीवर्स को, नेचुरल गैसेस को, पेट्रोलियम को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। सिमिलरली रोपवेज और केबलवेज के थ्रू जो टूरिज्म प्लेसेस होते हैं, है ना, वहाँ पे केबलवेज के थ्रू वो छोटी छोटी गाड़ियाँ सी, या आई डोंट नो उनको क्या बोलते हैं, हेलीकॉप्टर टाइप का स्ट्रक्चर होता है, और फिर वो आपको एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाता है। माउंटेनियस एरियाज़ के अंदर यूज किया जाता है यूजुअली, ठीक है। इसके अलावा जो ग्रेट फ्राइट कैरियर्स यानी हैवी या बल्कि मटेरियल्स को रेलवेज, ओशियन वेसल्स के थ्रू, पाइपलाइन, बोट्स या फिर मोटर ट्रक के थ्रू ट्रैवल किया जाता है, ठीक है। यहाँ तक एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया लैंड ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। अब हमारी बुक में एक बॉक्स दिया हुआ था, उसके अंदर पैक एनिमल्स था। बॉक्सेस पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली CUET जब से लग गया है, आपको हर इंफॉर्मेशन जो आपकी NCERT में दी हुई है वो इंपॉर्टेंट बन जाती है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली यही कहा गया है कि जो भी डेंसली पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे इंडिया के और चाइना के, आज भी वहाँ पे ह्यूमन पोर्टर्स या फिर कार्ट्स के थ्रू, एनिमल्स के थ्रू सामान लद के जा रहा होता है, राइट। हमारे जितने भी विलेजेस हैं, रिमोट एरियाज़ हैं, उनके अंदर आज भी एनिमल्स को ही यूज़ किया जाता है, या सब्जी वाले आते हैं, तांगे वाले आते हैं ना। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन के अंदर डंकीज़ को यूज़ किया जाता है सामान को कैरी करने के लिए, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो बाकी एग्जांपल्स दिए गए हैं कि हॉर्सेस को एज अ ड्रॉट एनिमल यूज़ किया जाता है वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर, डॉग को और रेंडर को नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ यूरोप में, साइबेरिया में यूज़ किया जाता है। म्यूल्स को माउंटेनियस रीजन्स में यूज़ किया जाता है। सिमिलरली कैमल्स को डेजर्ट में यूज़ किया जाता है। बुलक्स पुलिंग कार्ट के लिए हमने अपने आसपास भी इंडिया में काफ़ी जगह देखी होगी ये सारी चीज़ें, ठीक है। सो दैट वाज अबाउट पैक एनिमल्स, यानी ऐसे एनिमल्स जिनको आप अपना बोझ, एक तरीके से गुड्स कैरी करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, ट्रैवल पर्पस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है रोड्स। अब रोड को हम लैंड ट्रांसपोर्ट में जो हमारा पहला था उसको हम पढ़ेंगे, फिर हम रेलवेज वगैरह को भी पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली रोड्स जो होते हैं दे प्ले अ वाइटल रोल इन नेशंस ट्रेड, ठीक है, एंड कॉमर्स फॉर प्रमोटिंग टूरिज्म, ठीक है। टूरिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, इकोनॉमिकल है, अगर आपको छोटे डिस्टेंस के लिए ट्रैवल करना है कंपेयर टू रेलवेज, ठीक है। इसके अलावा डोर टू डोर सर्विस ऑफर करते हैं, ठीक है। लेकिन एक सबसे मेजर प्रॉब्लम इनका ये है कि जो अनमेटल्ड रोड्स होते हैं दे आर नॉट इफेक्टिव, या फिर हर सीजन के लिए वो सर्विसेबल नहीं होता है ना। जैसे ही बारिश आई वो टूट जाते हैं, आप थ्रू आउट द ईयर उनको यूज़ नहीं कर पाते हो, ठीक है। इवन जो मेटल्ड रोड्स हैं, काफ़ी बार फ्लड आ गई या बहुत ज़्यादा रेन हो गई या फिर उनका प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं हुआ तो वो भी हमें हैंडीकैप नज़र आते हैं, उनको भी काफ़ी सारी हमें प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर रेल ट्रैक्स को एक इफेक्टिव सोल्यूशन माना जाता है, ऑल्दो उसको भी काफ़ी सारी मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है टाइम टू टाइम, ठीक है। सो दैट वाज अबाउट रोड। इनकी हमने जो भी डिसएडवांटेजेस थी वो पढ़ लिए। अब आते हैं डेवलप्ड एंड डेवलपिंग का। हमें दिया गया है कि दोनों ही कंट्रीज़ के अंदर हमें वेरिएशन देखने को मिलती है रोड क्वालिटीज़ के अंदर। अब जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती है उनके अंदर यूजुअली हमें गुड
क्वालिटी ऑफ रोड्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। एंड लॉन्ग डिस्टेंस लिंक वो प्रोवाइड्स कर रहे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ मोटरवेज, ऑटोबन्स, जो कि हमें जर्मनी में देखने को मिलते हैं। एंड इंटर स्टेट हाईवे फॉर स्पीडी मूवमेंट। तो बेसिकली एक यही डिफरेंस बताया गया है कि हम पहली स्लाइड पे भी पढ़ के आए थे कि जितना एफिशिएंट आपका रोड नेटवर्क होगा, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होगा, उतना ही हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा। तो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री के अंदर एक मेजर कॉन्ट्रास्ट ये भी होता है बिटवीन देयर रोड डेवलपमेंट सिस्टम और किस तरीके से वो मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। 2018 में 3 नंबर में क्वेश्चन आया था कि आपको कोई भी 3 मेजर प्रॉब्लम्स बतानी है रोड ट्रांसपोर्ट की, तो आप इजीली बता सकते हो। बाकी आई विल सजेस्ट कि आप इनके लिए एक्स्ट्रा से पॉइंट्स प्रिपेयर करके रखो, बिकॉज एनसीईआरटी में बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन दी होती है ना। तो आपने जब नोट्स बनाना है, तो जब आप रोडवेज को लिखो तो आपने स्पेशली लिखना है कि ये इसके एडवांटेजेस हैं, ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। 5-5 पॉइंटर्स आपको नेट से देख के लिखने हैं। आगे चलते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज ट्रैफिक फ्लो। ट्रैफिक फ्लो से हमारा मतलब ये है कि जब रोड नेटवर्क कैन नॉट कोप विद द डिमांड ऑफ ट्रैफिक कंजेशन अकेयर्स, कोई जब हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन या फिर रोड नेटवर्क सिस्टम है वो ट्रैफिक से कोप अप नहीं कर पाता, जिससे इवेंचुअली कंजेशन होता है, जैम्स लगते हैं एंड काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती है, उससे हमारा मतलब है। इसके इवेंचुअली जो सिटी रोड्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहे होते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग पीक्स एंड ट्रफ्स, यानी कि हाई पॉइंट्स होते हैं जब हमारा ऑफिस टाइमिंग होता है, सुबह के जो टाइमिंग होते हैं पीक आवर्स होते हैं, ऑफिस टाइमिंग होता है, बच्चों के स्कूल जाने का टाइमिंग होता है एंड और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। सब लोग अपने काम पर निकल रहे हो तो पीक आवर्स के ड्यूरिंग काफ़ी सारे मैक्सिमम रोड्स आई थिंक अभी भी ऐसे हैं जो इस ट्रैफिक से या कंजेशन से ओवरकम नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अब आता है वर्ल्ड की टोटल मोटरेबल रोड लेंथ ओनली अबाउट 15 मिलियन किलोमीटर है जो मोटरेबल है, यानी रोड्स बने हुए हैं, जिनमें से 33% अकेले नॉर्थ अमेरिका के हैं। 1 मार्क के लिए हमेशा याद रखना कि कितना परसेंटेज है नॉर्थ अमेरिका का, 33%, और टोटल मोटरेबल रोड लेंथ कितनी है, 15 मिलियन किलोमीटर। ऑनेस्टली स्पीकिंग जो हमारी एनसीईआरटी थी अभी आई डोंट नो इससे पहले कब अपडेट हुई थी, बट ये जो डेटा है ये बहुत पुराना है, ठीक है। अगर अभी हम इंडिया को कंपेयर करते हैं पिछले 7-8 सालों के अंदर, तो यहाँ पे भी हमें रोड नेटवर्क के अंदर बहुत मेजर चेंजेस देखने को मिले हैं, ठीक है। तो डेटा अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, अभी तो रोड्स और भी बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए हैं, मोटरेबल रोड लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, ठीक है। अब एक और पॉइंट दिया हुआ था अर्बन ट्रांसपोर्ट सोल्यूशन, इसी के अंदर इसमें बेसिकली यही दिखा गया था कि अर्बन जो एरियाज़ के अंदर कंजेशन से कोप अप करने के लिए, ट्रैफिक से कोप अप करने के लिए हम 3 से 4 तरीके अपना सकते हैं। सबसे पहला है हायर पार्किंग फी मास रैपिड, ठीक है, कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पार्किंग फीस लगाएंगे तो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा प्रेफर करेंगे। सेकेंडली था मास रैपिड ट्रांजिट, यानी कि मेट्रो वगैरह कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो रादर देन रोड आपके ऊपर से जा रहा है और आपके एक मेजर प्रपोर्शन को, पॉपुलेशन को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, सो दैट वो रोड का यूज़ कम करे। इसके अलावा पब्लिक बसेस की जो सर्विसेज है उनको काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर देना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा सर्विस एक्सप्रेसवे यानी हाईवेज बना देने चाहिए, क्योंकि हाईवेज में बहुत सारी लेन्स होती है, तो इवेंचुअली उससे कंजेशन रिड्यूस होगा, ठीक है। आगे चलते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक आता है यार हमारा हाईवे। हाईवे से हमारा मतलब है कि मेटल रोड्स जो काफ़ी दूर दराज के एरियाज़ को, डिस्टेंट प्लेसेस पे जो एरियाज़ है उनको कनेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब ये ऑलमोस्ट 80 मीटर तक वाइड होते हैं, ठीक है। इनके अंदर डिफरेंट ट्रैफिक लेन्स होती है, आने की अलग होती है, जाने की अलग होती है, 4-4 5-5 होती है। ब्रिजेस हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, फ्लायर्स होते हैं, डुअल कैरेज वेज होते हैं, ताकि अनइंटरप्टेड लोग जो है वो ट्रैवल कर पाए और कंजेशन ना हो, ट्रैफिक ना बने, ठीक है। डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर जितनी भी सिटीज़ है, पोर्ट टाउन्स है, वो बहुत वेल कनेक्टेड होती है हाईवे से, ठीक है। अब हम 1 बाय 1 कॉन्टिनेंट वाइज या फिर कंट्री वाइज कुछ एरियाज़ को डिस्कस करेंगे हाईवे के टर्म्स पे, उनका रोड नेटवर्क के टर्म्स पे, ठीक है। सबसे पहला आता है हमारा नॉर्थ अमेरिका। तो यहाँ पे हमें हाई हाईवे डेंसिटी देखने को मिलती है विच इज़ 0.65 किलोमीटर पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे जो सिटीज़ है हमारी पैसिफिक कोस्ट पे, वो वेल कनेक्टेड है एटलांटिक कोस्ट से, यानी वेस्ट से लेके ईस्ट तक की जितनी भी सिटीज़ है वो रोड्स के थ्रू बहुत ही वेल कनेक्टेड है, बहुत इजीली आप ट्रैवल कर सकते हो एक कोने से दूसरे कोने तक, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे हमें ट्रांस कैनेडियन हाईवे है जो कि लिंक करते हैं ब्रिटिश कोलंबिया को, किससे, न्यू फाउंडलैंड से जॉनस सिटी तक है। इसके बाद अलास्कन हाईवे है जो बेसिकली कनाडा को
अलास्का से लिंक करता है, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जब हम कॉन्टिनेंट वाइज पढ़ेंगे तो ऐसे बहुत सारे हाईवेज आएंगे, बहुत सारे रोड्स के नाम आएंगे, तो क्या हमें वो सब याद करने हैं? तो बिल्कुल नहीं करने हैं। ये सिर्फ हमारी इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी चेक किए, तो 1 मार्कर में भी एज सच कुछ क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। जस्ट मेक श्योर जहाँ पे डेटा दिया हुआ है, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका के अंदर कितना परसेंटेज है मोटरेबल रोड का, सो दैट इज 33% ऑफ द टोटल वर्ल्ड। तो जहाँ पे ऐसे न्यूमेरिकल डेटा है उन टर्म्स को आपको ज़रूर याद रखना है। इन हाईवे वगैरह के नाम या फिर जो भी सिटीज़ पोर्ट्स के नाम है, इनको याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। हमें रेलवेज़ के अंदर ज़रूर याद रखनी है, लेकिन हाईवे के अंदर हमें नहीं याद रखना है, ठीक है। तो जब हम उन टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो मैं बता दूंगी क्या याद करना है और क्या नहीं करना है, तो ध्यान से देखना है वीडियो को, स्किप मत करना, ठीक है। नेक्स्ट आता है पैन अमेरिका। तो पैन अमेरिका बेसिकली जो साउथ अमेरिका की और सेंट्रल अमेरिका की जो कंट्रीज़ है उनको यूएसए और कनाडा वगैरह को सबको कनेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रांस कॉन्टिनेंटल स्टुअर्ट हाईवे है जो कि बेसिकली डार्विन को मेलबर्न से कनेक्ट करता है। वाई दिस इनको पढ़ना, वही बोल रही हूँ ना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जहाँ पे इंपॉर्टेंट आएगा मैं अपने आप बोल दूंगी, बट हमारी बुक में दिया हुआ है तो एटलीस्ट एक रीड इनके लिए बनता है, ठीक है। यूरोप जो है हैज़ वेल डेवलप्ड हाईवे नेटवर्क। यहाँ पे हाईवे नेटवर्क बहुत अच्छा डेवलप है, लेकिन यहाँ पे हाईवेज जो हैं वो रेलवेज और वाटरवे से बहुत मेजर कंपटीशन फेस करते हैं। ज़्यादातर जो ट्रेड होता है वो वाटरवेज के थ्रू हो रहा होता है या फिर रेलवेज के थ्रू हो रहा होता है। इवन जो पैसेंजर्स भी है वो बाय रोड ना ट्रैवल करके, क्योंकि वहाँ पे रेलवे लाइन जो अंदर मेट्रो टाइप की जो भी होता होगा उधर, वो स्ट्रक्चर इतना वेल डेवलप्ड है कि लोग रोड्स की तरफ जाते ही नहीं है, ठीक है। तो ये सीन है। रशिया की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे डेंस हाईवे नेटवर्क है, ठीक है, जो कि इसके इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन्स को वेल कनेक्ट करके रखता है। मॉस्को व्लादिवोस्टोक हाईवे है जो कि इसके ईस्ट वाले रीजन को पूरे अच्छे तरीके से कवर करके रखता है, ठीक है। नेक्स्ट है चाइना की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हाईवेज पूरी कंट्री को कनेक्ट कर रहे हैं। ऑलमोस्ट मेजर सिटीज़ तो सांगो, शंघाई, बीजिंग एट्सेट्रा सबको कनेक्ट कर रहे हैं। तो एक क्रिस क्रॉस हाईवे हमें यहाँ पे स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ठीक है। अफ्रीका की अगर हम बात करते हैं तो एक हाईवे है यहाँ पे जो कि इसके नॉर्थ को गिनिया से कनेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। सिमिलरली क्यारो इज़ ऑल्सो कनेक्टेड टू केप टाउन, मतलब अच्छा नेटवर्क सिस्टम है, ठीक है। इंडिया के अगर हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ तो बहुत सारे हाईवेज़ हैं, बहुत जो मेजर टाउन्स और सिटीज़ को डेवलप कर रहे होते हैं। एंड स्पेशली 8-9 सालों के अंदर तो बहुत मेजर डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिली है रोड ट्रांसपोर्टेशन के अंदर स्पेशली, ठीक है। एग्जाम्पल हमारे पास गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है जो हमारी 6 मेन सिटीज़ को कनेक्ट कर रहा है, विच इज़ दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, आई डोंट नो चेन्नई है या बैंगलोर है, 6 मेन सिटीज़ को हमारे को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इसको बोलते हैं। इसके अलावा नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है जो सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है, जो जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से लेकर नीचे हमारा कन्याकुमारी तक है, जिसको हम NH-44 भी बोलते हैं। तो ये सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे है इंडिया का, ठीक है, याद रखना। आगे चलते हैं तो एक और टॉपिक आता है, दैट इज़ बॉर्डर रोड्स। तो बॉर्डर रोड्स बेसिकली हमारी इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ के पास में बने होते हैं, ठीक है। दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। सबसे पहला कि रिमोट एरियाज़ को मेजर सिटीज़ के साथ एक तो इंटीग्रेट करने का काम करते हैं, कनेक्ट करने का काम करते हैं, एंड सो दैट जो भी उन एरियाज़ के अंदर जो भी हमारी डिफेंस यूनिट्स रह रही हैं उनको सारा जो भी माल पानी है उसको सप्लाई किया जा सके, वेपन सप्लाई किया जा सके, तो उसके लिए बॉर्डर रोड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। सेकेंड बुक में हम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और इंडिया के जो भी है उनको हम डिटेल में पढ़ रहे होंगे, तो वहाँ पर हम इसको देखते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं तो दैट इज़ रेलवेज़। तो रेलवेज़ बेसिकली आइडियल है बल्कि गुड्स के लिए एंड पैसेंजर्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है। अब रेलवे के अंदर गोजेस होते हैं, यानी उनकी जो विड्थ होती है उनके कुछ डिफरेंट गोजेस होते हैं, पर्टिकुलर सेट्स होते हैं। सबसे पहला ब्रॉड होता है विच इज़ मोर देन 1.5 मीटर, उसके बाद स्टैंडर्ड होता है विच इज़ 1.44 मीटर, फिर मीटर होता है जो 1 मीटर का होता है, और फिर स्मॉलर गोज होता है जो कि 1 मीटर से भी कम का होता है, ठीक है। अब जो यूके है उसके अंदर स्टैंडर्ड गोज का यूज़ किया जाता है, यानी 1.44 मीटर है। आपको अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इंडिया के अंदर कौन से रेलवे गॉजेस का यूज़ किया जाता है चारों में से, ठीक है, ज़रूर से बताना है आपको सर्च करके। नेक्स्ट है कम्यूटर ट्रेन्स भी होती है जो कि यूके के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जापान में, यूएसए के अंदर, इंडिया के अंदर। कम्यूटर ट्रेन से हमारा मतलब है मेट्रो, ये वाली सर्विसेज जो है, ठीक है। नेक्स्ट है दीज कैरी मिलियन ऑफ पैसेंजर्स डेली टू एंड फ्रो इन द सिटी, ठीक है। आज के टाइम पे बहुत मेजर रोल प्ले कर रही हैं, एंड वी जस्ट होप कि मेट्रो का सिस्टम बहुत सही है, धीरे धीरे सभी सिटीज़ को अगर ये कवर कर ले तो इंडिया भी रेलवे के टर्म्स के अंदर गुड्स की मामले में तो अभी भी बहुत वेल कनेक्टेड सिस्टम है, लेकिन पैसेंजर्स को जो हमारी मेट्रोपोलिटन सिटीज़ है उनको और भी अच्छे से कनेक्ट कर पाएगा, ठीक है। अब
ऑलमोस्ट 13 लाख किलोमीटर ऑफ रेलवे ओपन है ट्रैफिक इन द वर्ल्ड के अंदर, इतनी लेंथ है, ठीक है। अगेन डेटा बहुत पुराना है, अभी बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं इसके अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं भाई यूरोप की, ओके। तो यूरोप के अंदर अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे सबसे मोस्ट डेंस रेलवे नेटवर्क है वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। रोडवेज में सबसे डेंस किसका था? नॉर्थ अमेरिका का था। रेलवेज के अंदर यूरोप का है। ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। यूरोप के अंदर इसीलिए हाईवेज की इतनी ज़्यादा नहीं कनेक्टिविटी है, लोग उनको कम यूज़ करते हैं, बिकॉज यहाँ पे रेल नेटवर्क बहुत अच्छे से वेल कनेक्टेड है, ठीक है। देयर इज अबाउट 4,40,000 किलोमीटर ऑफ रेलवे जो यूजुअली डबल या फिर मल्टी ट्रैक्ट है, ठीक है। अब बेल्जियम के हाईएस्ट डेंसिटी है ऑफ 1 किलोमीटर ऑफ रेलवे फॉर एवरी 6.5 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, ठीक है। तो यूरोप में भी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डेंसिटी कहाँ पे मिलेगी? हमें बेल्जियम में देखने को मिलेगी, ठीक है। अब पैसेंजर्स जो है, ट्रांसपोर्ट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन फ्लाइट। यहाँ पे वही यूजुअली जो पैसेंजर्स हैं वो ज़्यादातर यूज़ कर रहे होते हैं रेलवेज़ को, ठीक है। गुड्स के लिए भी किया जाता है, लेकिन एक मेजर जो हमें डिस्टिंक्शन हमें देखने को मिलता है कंपेयर टू अदर कंट्रीज़, वो ये है कि वहाँ पे लोग रोडवेज़ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, यहाँ पे रेलवेज़ को प्रेफर किया जा रहा है, ठीक है। बिकॉज ऑब्वियसली अफोर्डेबल भी होगा और बहुत वेल कनेक्टेड है, ठीक है। आगे चलते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखा गया है ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज हैव लॉस्ट देयर इंपॉर्टेंस, ठीक है। बिकॉज ज़्यादा क्विकर और मोर फ्लेक्सिबल ट्रांसपोर्ट एयरवेज और रोडवेज यहाँ पे अवेलेबल है, इसीलिए यूरोप के अंदर जो ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे लाइन्स है दे आर लूजिंग देयर इंपॉर्टेंस, ठीक है। अब आपको काफ़ी सारी कन्फ्यूजन हो रही होगी कि ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे क्या है या ट्रांस कॉन्टिनेंटल हाईवे क्या है। ट्रांस कॉन्टिनेंटल नाम से समझ में आ रहा है कि वो पूरे कॉन्टिनेंट को एक एंड से दूसरे एंड तक कनेक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। भले ही वो एक हाईवे हो गया, रोड सिस्टम इतना अच्छा है, या फिर वो रेलवे लाइन हो गई, ठीक है। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। आगे चलते हैं। रशिया के अंदर 90% कंट्री का जो टोटल ट्रांसपोर्टेशन है वो रेलवे पे डिपेंडेंट है। तो ऐसी दो कंट्रीज जिनका रेलवे के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है, दैट इज़ यूरोप एंड रशिया। आगे चलते हैं तो नॉर्थ अमेरिका की बात आती है, तो यहाँ पे एक्सटेंसिव रेल नेटवर्क है। ऑलमोस्ट 40% वर्ल्ड टोटल यहाँ पे रेल नेटवर्क भी है, ठीक है। रोड नेटवर्क की टर्म्स में भी बहुत आगे थे, विच वॉज 33%, ठीक है। अब यूजुअली ये लॉन्ग डिस्टेंस बल्कि फ्राइट यानी गुड्स को कैरी करने के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल ओर्स हो गई, ग्रेन, टिम्पर, मशीनरी। पैसेंजर्स इतने ज़्यादा ट्रैवल नहीं करते हैं, दे प्रेफर रोडवेज मोर, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑलमोस्ट 40,000 किलोमीटर ऑफ रेलवे लेंथ हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, जिसमें से 25% न्यू साउथ वेल्स के अंदर ही है, इसी रीजन के अंदर है, ठीक है। वेस्ट ईस्ट ऑस्ट्रेलियन नेशनल रेलवे लाइन है जो कि पर्थ से सिडनी में आती है। हम इसको आगे डिटेल में पढ़ रहे होंगे जब हम ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज लाइन पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है कनाडा। तो कनाडा के अंदर रेलवे पब्लिक सेक्टर के अंदर है। अब यहाँ पे ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे लाइन्स कैरी बल्क ऑफ व्हीट एंड गोल्ड टनेज, तो यहाँ पे भी यूजुअली गुड्स के लिए ही ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है एशिया। तो काफ़ी डेंस है रेलवे नेटवर्क कहाँ पे? जहाँ पे थिकली पॉपुलेटेड एरियाज है। फॉर एग्जांपल जापान हो गया, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, ठीक है। लेकिन कंपेयर टू दिस अगर हम वेस्ट एशिया की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे लीस्ट रेल ट्रैक्स है, बिकॉज वहाँ पे बहुत मैसिव डेजर्ट्स हैं एंड पॉपुलेशन भी बहुत स्पार्सली प्रोपोर्शनेटेड है, ठीक है। ऐसे डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज नहीं है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन आया था 2017 में 1 नंबर में कि वेस्ट एशिया के अंदर लीस्ट डेवलप्ड क्यों है रेल फैसिलिटीज़ के मामले में। तो रीज़न है कि स्पार्सली पॉपुलेटेड पॉपुलेशन है और वास्ट डेजर्ट है, जिसकी वजह से रेलवे ट्रैक्स को वहाँ पे लगा पाना एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है, ठीक है। नेक्स्ट आता है दैट इज साउथ अमेरिका। तो यहाँ पे मोस्ट डेंस नेटवर्क हमें 2 एरियाज़ के अंदर देखने को मिलता है। ऑलमोस्ट कंट्री का 40% अर्जेंटीना में है एंड ब्राज़ील के कॉफ़ी ग्रोइंग एरिया के अंदर है, यानी ट्रेड के लिए यूज़ किया जा रहा है इनको, ठीक है। गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ किया जा रहा है। चील जो है ये ओनली ऐसी कंट्री है साउथ अमेरिका के अंदर जिसका एक कंसीडरेबल रूट लेंथ है, जो कि बेसिकली इसके कोस्टल सेंटर्स को माइनिंग साइट्स के साथ लिंक कर रही होती है, ठीक है। इसके अलावा पीरू, बोलेविया, कोलंबिया, वेनेजुला, इनके अंदर काफ़ी छोटे सिंगल ट्रैक रेल लाइन्स हैं जो बेसिकली इनके पोर्ट को इनके इंटीरियर या इंडस्ट्रीज से कनेक्ट कर रही होती है, ठीक है। सिर्फ एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल लाइन है जो अर्जेंटीना को चील से कनेक्ट कर रही होती है अक्रॉस द एंड्स माउंटेन, ठीक है। आगे चलते हैं तो दैट इज़ अफ्रीका। तो अफ्रीका की ओनली 40,000 किलोमीटर ऑफ रेलवे है, जिसमें से साउथ अफ्रीका के अंदर ही 18,000 किलोमीटर आ जाता है, ठीक है। ओके, यहाँ पे कुछ हमें इंपॉर्टेंट रूट्स दिए हुए हैं। उसके अंदर
5 या 6 रूट से एक बार देख लेते हैं। पहला हमारा बेंगुला रेलवे है, उसके बाद तंजानिया है जो कि जाम्बिया को ऊपर बेल्ट के अराउंड है, ठीक है। इसके अलावा रेलवे लाइन थ्रू बोत्सवाना एंड जिम्बाब्वे है, ठीक है। इसके अलावा एक ब्लू ट्रेन चलती है केप टाउन से पेट्रोलिया की तरफ। तो यूजुअली जो ये कंट्रीज़ हो गई, साउथ अमेरिका हो गई, अफ्रीका हो गई, वेस्ट एशिया हो गई, यहाँ पे पैसेंजर्स की टर्म के ऊपर रेलवेज़ को तो यूज़ किया ही नहीं जाता है, गुड्स के लिए किया जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे इतनी अच्छी कनेक्टिविटी नहीं है और इतना ज़्यादा डेवलप्ड है भी नहीं, ठीक है। इतनी मेजर लेंथ हमें देखने को नहीं मिलती है, 40,000 किलोमीटर के आसपास ये थ्रू आउट द कंटिनेंट, ठीक है। ये कंटिनेंट वाइज अब हमने पढ़ लिया है। इनमें से वही अगेन आपको न्यूमेरिकल डाटा याद रखना है कि यूरोप के अंदर ऑलमोस्ट पैसेंजर्स के लिए उसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है कंपेयर टू गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए। इसके अलावा रशिया के अंदर भी ऑलमोस्ट 90 और मे बी 70% जो ट्रांसपोर्टेशन था वो रेलवेज के थ्रू हो रहा था, ठीक है। तो 2017 के अंदर आया था विच कंट्री हैज़ लार्जेस्ट रेल नेटवर्क इन अफ्रीका, किस कंट्री के पास है? सो दैट इज साउथ अफ्रीका के पास है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो अब आ गया भाई हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे। इसमें बेसिकली हमें 3 ऐसे कॉन्टिनेंट की रेलवे लाइंस के बारे में पढ़ना है जिनसे हमेशा 5 नंबर में एक क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो डेफिनेशन के अंदर यही समझाया गया है कि ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे बेसिकली एक कॉन्टिनेंट के 2 एंड्स को लिंक कर रहे होते हैं, ठीक है। एंड यूजुअली इनको इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पर्पस के लिए कंस्ट्रक्ट किया जाता है, ठीक है। पहली है हमारी ट्रांस सर्बियन रेलवे। ये कहाँ पे है यार हमारी? ये हमारी रशिया के अंदर, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट है? सेंट पीटर्सबर्ग से स्टार्ट है और कहाँ पे आती है? व्लादिवोस्टोक तक, ठीक है। बीच के अंदर ये सिटीज़ बन गई जिनके नाम दिए हुए, मॉस्को हो गया, इरस्तक हो गया, चित्ता हो गया, उफा हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। ये लॉन्गेस्ट ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे लाइन है वर्ल्ड के अंदर जिसकी टोटल लेंथ है 9,332 किलोमीटर्स, डबल ट्रैक्ड है एंड स्पेशली इलेक्ट्रीफाइड है, ठीक है। इसके अलावा इसने बेसिकली इसका मेजर जो एक ऑब्जेक्टिव है, इट हेल्प्ड इन ओपनिंग अप इट्स एशियन रीजन टू वेस्ट यूरोपियन मार्केट्स। एशियन रीजन यहाँ है, एशियन रीजन को वेस्टर्न यूरोपियन मार्केट्स तक ओपन करने के लिए इसका मेजर रोल रहा है। लोग इधर से उधर ट्रैवल करते हैं, गुड्स इधर से उधर इजीली ट्रैवल किए जा सकते हैं, सॉरी ट्रांसपोर्ट किए जा सकते हैं, ठीक है। अब कुछ कनेक्टिंग लिंक्स भी हैं जो इस रेलवे लाइन को और भी ज़्यादा एक्सटेंड कर देते हैं। ये इसको यूक्रेन, उज्बेकिस्तान, मंगोलिया और चाइना तक भी कनेक्ट करते हैं, ठीक है। सेकेंड आता है हमारा ट्रांस कैनेडियन रेलवे जिसकी टोटल लेंथ है 7,050 किलोमीटर विच वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 1886। यूजुअली इसको व्हीट और मीट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट है भैया? तो ये हेलिफैक्स से स्टार्ट होकर हमारा किधर तक आ रही है? वैंकूवर तक आ रही है, या फिर वैंकूवर से स्टार्ट होकर हेलिफैक्स तक आ रही है, ठीक है। याद रखना हेलिफैक्स हमारा ईस्टर्न साइड पे है और वैंकूवर हमारा पैसिफिक कोस्ट के ऊपर वेस्टर्न साइड में है। बीच में कौन कौन सी सिटीज़ पड़ती है? मॉन्ट्रियल, ओटावा, विनिपेग, कैलगरी एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। अब यूजुअली ओके, सो ये एक क्यूबिक मॉन्ट्रियल इंडस्ट्रियल रीजन को कनेक्ट करता है जहाँ पे व्हीट बेल्ट है। ओके एक सेकेंड, मैं एक बार इसको रेज करती हूँ, ठीक है। हाँ जी, तो इस पॉइंट में ये लिखा गया है कि जो ये हमारा क्यूबिक और मॉन्ट्रियल वाला रीजन है इसको पायरे रीजन के अंदर व्हीट बेल्ट से कनेक्ट करता है और इसके अलावा कॉनिफरस फॉरेस्ट से, मतलब बेसिकली ऐसे ऐसे एरियाज को कनेक्ट करता है। अब व्हीट बेल्ट्स को इंडस्ट्रियल रीजन से इसलिए कनेक्ट कर रहा है ताकि व्हीट इंडस्ट्रीज तक जा सके, ठीक है। सिमिलरली कॉनिफरस जो फॉरेस्ट है वहाँ से लकड़ियाँ मिलती है जिससे इवेंचुअली फर्नीचर बनता है, तो वहाँ से भी इसको इंडस्ट्रीज में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है। तो ट्रेड पर्पस के लिए बहुत ही वेल कनेक्टेड ऐसे एरियाज को फिगर आउट करके बनाया गया है जहाँ से रॉ मटेरियल को इंडस्ट्रीज तक इजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सके, ठीक है। इसके अलावा विनिपेग से थंडर बे की तरफ एक और लूप लाइन जाती है जो बेसिकली इसको विद इन कंट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट वाटरवेज से कनेक्ट करती है, यानी पोर्ट से कनेक्ट करती है। तो हम बाय ओशियन जो भी गुड का ट्रांसपोर्टेशन है, बड़े बड़े जो हैवी गुड्स आए हैं दूसरी कंट्रीज से, उसको उस वाटरवे से ट्रांसपोर्ट करके विनिपेग टू थंडर बे ये एक लाइन लाती है और फिर यहाँ से इस रेलवे लाइन से थ्रू आउट द कंट्री उस गुड को सप्लाई किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो 2016 के अंदर 5 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन आया था, एक सेकंड रुकना ब्रो, ट्रांस सर्बियन, ट्रांस कनेडियन एंड आई थिंक एक और लाइन थी ना ऑस्ट्रेलियन, हाँ उसको हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। 2016 में 5 नंबर में आया था कि ट्रांस कैनेडियन रेलवे लाइन इज कंसीडर्ड एज द इकोनॉमिक आर्टरी ऑफ कनाडा। आपको बताना है, तो 5 पॉइंट्स जो हम पीछे पड़ गया है वही लिख देना। इसके अलावा कंपैरिजन भी आ सकता है, सॉरी कंपैरिजन नहीं, आपको इन दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट करना है जो कि 2019 में आया था। या तो आपको ट्रांस सर्बियन रेलवे की सिग्निफिकेंस को डिस्क्राइब करना है या फिर ट्रांस कैनेडियन वाली को कर दो, ठीक है। तो सारे पॉइंट्स अच्छे से रख जाना, जो जो इन्फॉर्मेशन है कि कितनी लेंथ है, क्या क्या
आइटम्स को एक्सपोर्ट किया जाता है, किस किस एरिया को कनेक्ट कर रही होती है, एंड स्पेशली कौन से 2 पॉइंट्स है जहाँ से स्टार्ट होती है और जहाँ से खत्म होती है। ठीक है, मैप के ऊपर भी ये सिलेबस में आएगा, तो इसको आप यहाँ भी देख सकते हो। बाय द वे एंड ऑफ वीडियो के अंदर मैंने बहुत क्लियर कट मैप्स लगाए हैं, वहाँ पे भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड आता है हमारा ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे लाइन। ये बेसिकली इट रन्स वेस्ट ईस्ट कोस्ट अक्रॉस द सदर्न पार्ट ऑफ द कंटिनेंट। पर्थ से लेके सिडनी तक चलता है। पर्थ हमारी वेस्ट कोस्ट पे है, सिडनी हमारी ईस्ट कोस्ट पे है। बीच के अंदर यहाँ पे कलगुरली आता है, ब्रोकन हिल आता है, पोर्ट अगस्टस आता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो पूरे कॉन्टिनेंट को सदर्न पार्ट में, बट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को इजीली कनेक्ट कर पा रही है। ठीक है, नेक्स्ट आता है यूनियन एंड पैसिफिक रेलवे। तो बेसिकली ये न्यूयॉर्क को, जो कि अटलांटिक कोस्ट के ऊपर है, उसको सैन फ्रांसिस्को के साथ कनेक्ट करती है। तो बीच में ये सिटीज़ है। आज सच इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है तो हम स्किप भी कर सकते हैं, बट लोकेशन याद रख लो कि किस किस को कनेक्ट करती है, न्यूयॉर्क को सैन फ्रांसिस्को से। ठीक है, वैल्यूएबल एक्सपोर्ट्स यहाँ पे क्या क्या आइटम्स यूजुअली एक्सपोर्ट हो रहे होते हैं, ओट्स, ग्रेन, पेपर, केमिकल, मशीनरी एटसेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट है ओरिएंट एक्सप्रेस। तो ओरिएंट एक्सप्रेस की अगर हम बात करते हैं तो ये पेरिस से इस्तांबुल तक जाती है। ठीक है, बीच में ये सिटीज़ आ रही होती है, बेलग्रेड हो गया, वेनेक हो गया, सोफिया हो गया, सोफिया, वाह क्या नाम है। अच्छा आगे चलते हैं, तो दैट इज़ चीफ एक्सपोर्ट्स। यहाँ पे हमें चीज़, बकोन, ओट्स, वाइन, फ्रूट, मशीनरी देखने को मिलता है। अब इस रेलवे लाइन का क्या बेनिफिट हुआ है, जो जर्नी टाइम था हमारा पहले लंदन से इस्तांबुल तक आने का, ठीक है, यही पेरिस के पास ही है लंदन, वो पहले 10 दिन हुआ करता था, लेकिन इस रेलवे लाइन के थ्रू वो सिर्फ 96 आवर्स के अंदर रिड्यूस कर दिया गया है। ठीक है, तो कहाँ 10 दिन लगते थे, कहाँ अब 96 आवर्स लगते हैं। ठीक है, तो ये एक मेजर बेनिफिट हमें इसका हुआ है। अब बात करते हैं, ओके, तो यहाँ तक हमारा रेलवे खत्म हो गया। रोडवेज हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। न्यूमेरिकल फिगर का डेटा याद रखना है, साथ के साथ जो 3 लाइन थी, 3 में से भी 2 इंपॉर्टेंट है, कैनेडियन और सर्बियन, उनको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आता है दैट इज़ वाटरवेज बाय वाटर, और इसके अंदर सी रूट्स को पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे मेजर बेनिफिट यही है कि दैट दे डजंट रिक्वायर रूट कंस्ट्रक्शन। ठीक है, इको फ्रेंडली है, आप किसी भी साइज़ की शिप को यहाँ पे भेज सकते हो, ज़्यादा चीपर है कंपेयर टू लैंड। ठीक है, अब वाटर ट्रांसपोर्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज सी रूट एंड इनलैंड वाटरवेज। ठीक है, तो सी रूट से स्टार्ट करते हैं। सी रूट्स के अंदर वही लिखा गया है कि ओशियन एक स्मूथ हाईवे ट्रांसफरेबल है, आप किसी भी डायरेक्शन में किसी भी मेंटेनेंस कॉस्ट के बिना इजीली ट्रैवल अप कर सकते हो। ऐसा नहीं है ये इतना सस्ता है, आपको बहुत बड़ी शिप बनानी होती है जिसके अंदर बहुत पैसा जाता है, फिर उसके अंदर आपका बहुत मेजर स्टाफ जाता है, एंड ओशियन टैक्सेस होते हैं, जिनकी टेरिटरीज से आप पास होते हैं वो आपको अलाउ करती है, वो आपसे पैसा वसूल करती है, टैक्सेस चार्ज करती है। इसके अलावा इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगती है, एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ लगती है। तो हाँ, इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ये चीपर हो सकता है कंपेयर टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही सस्ता है जितना इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, अब कंपेयर टू लैंड एंड एयर, ओशियन जो ट्रांसपोर्ट है वो चीपर मीन्स ऑफ हॉलेज है बल्कि मटेरियल के लिए, बिकॉज आप लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर बहुत सारा बल्कि मटेरियल कंपेयर टू रेलवेज, ज़्यादा सामान आप एक साथ कैरी कर सकते हो। ठीक है, मॉडर्न पैसेंजर शिप्स और कार्गोज ये आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा चल रही है, बिकॉज दे आर इक्विप्ड विद रडार, वायरलेस या नेविगेशनल एड्स होती है, तो लोग इनको भी बहुत ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। ठीक है, ट्रैवल करने के लिए। नेक्स्ट है जो रेफ्रिजरेटेड चैम्बर्स का डेवलपमेंट हुआ है, उससे इवेंचुअली पर्शिएबल गुड्स को, टैंकर्स को या स्पेशलाइज शिप्स को, सामान को वो ज़्यादा देर तक ईजीली, ज़्यादा दिनों तक, देर तक नहीं ज़्यादा दिनों तक ईजीली एक प्लेस से लेकर दूसरे प्लेस तक ट्रैवल हो सकती है, तो ये एक फैसिलिटी मिली है। इसके अलावा बड़े बड़े कंटेनर्स का जो यूज़ किया जाता है उससे इवेंचुअली कार्गो हैंडलिंग और भी ज़्यादा ईजी हो गया है जब पोर्ट्स के ऊपर सामान को लोड या अनलोड किया जाता है। ठीक है, अब 1 बाय 1 हमें कुछ मेजर सी रूट्स को पढ़ना है। तो सबसे पहला है नॉर्थ अटलांटिक सी रूट, मैप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बेसिकली ये जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए है उसको नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप से लिंक कर रहा होता है। ठीक है, वन ऑफ द बिजिएस्ट रूट है ये वर्ल्ड के अंदर, इसीलिए इसको बिग ट्रंक रूट भी कहा जाता है। ऑलमोस्ट वर्ल्ड का 1/4 ट्रेड इस रूट के थ्रू हो रहा होता है। ठीक है, सेकेंड आता है यार हमारा मेडिटेरियन इंडियन ओशियन सी रूट। ठीक है, सो इट बेसिकली पासिस थ्रू द हार्ट ऑफ ओल्ड वर्ल्ड। ठीक है, तो पहले एक दूसरा रूट हुआ करता था दैट इज केप ऑफ गुड होप, जो ये रेड वाली लाइन दिख रही है, इतना लंबा हमें ट्रैवल करके आना पड़ता था, लेकिन अब ये मेडिटेरियन इंडियन सी ओशियन रूट जब से यहाँ पे सुइज कैनाल बनी है उससे ये इतना छोटा हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हमें पोर्ट सेड, अदेन, मुंबई, कोलंबिया, सिंगापुर देखने को मिले हैं। सुइज कैनाल के कंस्ट्रक्शन की वजह से जो टाइम डिस्टेंस था या ट्रैवलिंग टाइम था कंपेयर टू केप ऑफ गुड होप वो बहुत ज़्यादा
रिड्यूस हो गया, कम हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट आता है नॉर्थ पैसिफिक सी रूट। तो बेसिकली ये नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, एक सेकेंड, ओके, हाँ, इट लिंक्स द पोर्ट ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका विद दोज ऑफ एशिया। यानी नॉर्थ अमेरिका को एशिया के पोर्ट्स या एशियन कंट्रीज के साथ वेल कनेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। अब जो डायरेक्ट रूट है हमारा ग्रेट सर्कल के ऊपर, वो वैनकूवर एंड योकोमा को कनेक्ट कर रहा होता है। वैनकूवर किधर है? वैनकूवर हमारा इधर है अमेरिका वाली साइड पे, एंड योकोमा हमारी एशिया के अंदर है, टोक्यो के अंदर। इन दोनों को भी बहुत वेल कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। जब आप ग्लोब पे देखोगे तो अब आपको समझ में आएगा, बिकॉज उसमें पूरा 360 डिग्री आपको व्यू देखने को मिलता है। मैप्स पे फिर भी थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है, ऑल्दो मैंने चार्ट्स लगा दिए। तो ये जो यूजुअली जब हम वैसा मैप देखते हैं, नॉर्थ अमेरिका वाली साइड हमारी इधर आती है एंड एशिया वाली साइड इधर आती है, लेकिन इस रूट को देखने के लिए हमें थोड़ा सा उल्टा देखना पड़ेगा मैप, ठीक है। अब अमेरिकन साइड पे है हमारा वैनकूवर, सिटल, पोर्ट सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजल्स। वहीं एशियन साइड पे है योकोमा हो गया, जो कि टोक्यो के अंदर है, जापान के अंदर है, कोबे हो गया, शंघाई हो गया, हांगकांग हो गया, मनीला हो गया, सिंगापुर हो गया, एक्सेट्रा। तो ये नॉर्थ अमेरिका को एशिया से कनेक्ट कर रहा होता है। वरना तो नेक्स्ट आता है केप ऑफ गुड होप सी रूट। ये हमारा 4th है, इससे पहले हम 3 ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। तो बेसिकली ये वेस्टर्न यूरोपियन रीजन को बाकी रेस्ट ऑफ द कंट्रीज से कनेक्ट कर रहा होता था। देखो इस पिक्चर के अंदर, देखो एक सेकेंड, मैंने इरेज कर देना है, ओके ये हमारा वेस्टर्न यूरोप है, रेड वाली लाइन से स्टार्ट हो रही है हमारी ये केप ऑफ गुड होप, ठीक है। इधर से इसने नॉर्थ अमेरिका से इसको कनेक्ट किया, नीचे साउथ अमेरिका से इसको कनेक्ट किया, इधर फिर इंडियन ओशियन में आते आते इंडिया से किया, चाइना से किया एंड जापान से किया, बाकी सारी कंट्रीज से कर दिया, ठीक है। तो वेस्ट यूरोप को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कनेक्ट करता था हमारा केप ऑफ गुड होप, करता है अभी भी, सॉरी। आज के टाइम पे भी जो अफ्रीकन कंट्रीज है वो इसी ट्रेड रूट को प्रेफर करती है नॉर्थ से साउथ में ट्रैवल करने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए इसके सेकेंड पॉइंट में लिखा हुआ है कि जो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड है और ट्रैफिक है बिटवीन वेस्ट एंड ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज के विद इन इंक्रीज हो रहा है इस ट्रेड के थ्रू, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इस रूट का ये है कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो आज भी इसी रूट को प्रेफर करते हैं कंपेयर टू सुएज कैनाल, अगर उनके पास ट्रैवल टाइम उनके पास है कि आप ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम के अंदर सामान को ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि सुएज कैनाल के बनने से हमारा डिस्टेंस कम हो गया, हमारा टाइम कम लगने लगा, लेकिन कॉस्ट के मामले में वो इससे काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है, ठीक है। वहाँ पे टैक्सेस बहुत ज़्यादा लगते हैं, तो लोग इसी को प्रेफर करते हैं जब उनके पास टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा होता है, ठीक है, कि उनके पास टाइम है, तो ये उनको सस्ता पड़ता है कंपेयर टू सुएज कैनाल वाला मेडिटेरियन सी वाला रूट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा साउथ पैसिफिक सी रूट, जो बेसिकली वेस्टर्न यूरोप एंड नॉर्थन अफ्रीकन कंट्रीज़ को ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह के साथ कनेक्ट कर रहा होता है बाय पनामा कैनाल। पनामा कैनाल को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इसी रूट को हम हांगकांग, फिलीपींस या फिर इंडोनेशिया जाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट वाज आवर 5th सी रूट। इसके बाद नेक्स्ट आता है, ये स्लाइड यहाँ पे गलती से इंसर्ट हो गई, हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं नॉर्थ पैसिफिक सी रूट। एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। तो सी रूट के अंदर हमने सबसे पहला पढ़ा विच वाज नॉर्थ अटलांटिक सी रूट, जो यूएसए को यूरोप के साथ कनेक्ट करता था सीधा, ठीक है। एक पेन पेपर लो, लिखो। पहला है हमारा नॉर्थ अटलांटिक सी रूट, जो यूएसए को यूरोप के साथ कनेक्ट करता है। नेक्स्ट है हमारा मेडिटेरियन इंडियन ओशियन सी रूट, जो बेसिकली हमारे यूरोप को एशिया के साथ कनेक्ट कर रहा है, हमारे वेस्टर्न यूरोप को ईस्टर्न एशिया के साथ कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। थर्ड है हमारा नॉर्थ पैसिफिक सी रूट, जो बेसिकली हमारा नॉर्थ अमेरिका को एशिया के साथ कनेक्ट करता है, नॉर्थ अमेरिका को एशिया के साथ करता है, ठीक है। नेक्स्ट है केप ऑफ गुड होप सी रूट, जो कि वेस्टर्न यूरोप को रेस्ट ऑफ द कंट्रीज एशिया को, अफ्रीका को कनेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। साउथ पैसिफिक सी रूट हमारा यूरोप और नॉर्थ अमेरिका को, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जो नीचे पैसिफिक ओशियन के नीचे वाली तरफ जितने भी कंट्रीज है या कंटिनेंट्स हैं, थ्रू पनामा कैनाल उसको कनेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो ये थे हमारे 5 सी रूट्स, ठीक है। आगे चलते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज़ कोस्टल शिपिंग। तो बेसिकली कोस्टल शिपिंग से हमारा मतलब है कि जैसे सपोज करो ये जो इंडिया है, इंडिया की कोस्ट इतनी बड़ी है, रादर देन हम विद इन कंट्री जो हमारी रेलवे लाइन्स है उनसे ट्रेड या गुड्स को ट्रांसपोर्ट करके हम पोर्ट के थ्रू ही कर देते हैं ना। हमें सपोज चेन्नई पोर्ट से विशाखापट्टनम पोर्ट तक करना है, तो एक शिप यहाँ से चलेगी और इस पोर्ट पे आके उसको
कर दिया, सामान को अनलोड कर दिया जाएगा। बेनिफिट ये होगा कि एक आप तो ओशियन है, ट्रैफिक कम लगेगा, आप इजीली पहुंच सकते हो। सेकेंडली कंपेयर टू रेलवे, अगर आपका बहुत सारा सामान है तो ये आपको इसी ओशियन रूट के थ्रू बाय सी ही सस्ता पड़ेगा। ठीक है, तो यही होता है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्गो एज अ बिजनेस या फिर शिपिंग विद इन 20 नॉटिकल माइल्स ऑफ द कोस्ट लाइन। ठीक है, तो उसको हम कोस्टल शिपिंग बोल रहे होते हैं। ये कन्वीनियंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है जिन कंट्रीज की लॉन्ग कोस्ट लाइन है, फॉर एग्जांपल यूएसए, चाइना, इंडिया। बेनिफिट एक तो हमारा ट्रैफिक रिड्यूस हुआ बाय, अगर हम रोडवेज या रेलवेज करेंगे तो हमें काफ़ी सारी और प्रॉब्लम्स आने वाली है। सेकेंडली चीपर पड़ता है अगर हमारा बहुत सारा बल्क में सामान है। ठीक है, अब इसी के अलावा एक और एग्जांपल है, शाहजियन स्टेट यूरोप के अंदर मोस्ट सूटेबली प्लेस्ड है कोस्टल शिपिंग के लिए। ठीक है, अगर इसको प्रॉपरली डेवलप किया जाए तो हम लैंड रूट्स के कंजेशन को कम कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है यार शिपिंग कैनाल। तो बेसिकली सूएज और पनामा दो ऐसी कैनाल है जो मैन मेड नेविगेशनल कैनाल्स या फिर वाटरवेज हम बोल सकते हैं। ठीक है, ये नेचुरल नहीं है, ये ह्यूमंस ने ही डेवलप किए ओवर द टाइम। ठीक है, दे सर्व एज अ गेटवे ऑफ कॉमर्स फॉर बोथ द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न वर्ल्ड। ठीक है, दोनों ही ईस्टर्न वेस्टर्न वर्ल्ड को कनेक्ट कर रही होती है। वन बाय वन पढ़ते हैं, स्टार्टिंग विद द सुएज कैनाल। बेसिकली 1869 के अंदर इजिप्ट में इसको कंस्ट्रक्ट कराया गया था। ठीक है, कहाँ पे लोकेटेड है? बिटवीन पोर्ट सैड इन द नॉर्थ, पोर्ट सैड हमारा ऊपर है, एंड पोर्ट सुएज इन द साउथ। ठीक है, जो बेसिकली मेडिटेरियन सी को और रेड सी को कनेक्ट कर रहा होता है। यहाँ पे है ये सुएज कैनाल। ठीक है, इजिप्ट के इधर, इजराइल और इजिप्ट के बीच पे इधर। ठीक है, कहाँ पे है? पोर्ट सैड और पोर्ट सुएज के बीच में। पोर्ट सैड ऊपर है, पोर्ट सुएज नीचे है। ऊपर वाली तरफ मेडिटेरियन सी है और नीचे वाली तरफ रेड सी है। लोकेशन को अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अब बेसिकली ये यूरोप को एक न्यू गेटवे देती है ताकि ये इंडियन ओशियन तक इजीली पहुंच पाए, है ना। हमने उसमें पढ़ा था मेडिटेरियन इंडियन सी रूट के अंदर कि किस तरीके से यहीं से ही इजीली कवर हो गया था डिस्टेंस, कंपेयर टू केप ऑफ गुड होप रूट जो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस और टाइम लेता है। ठीक है, अब बेसिकली ये एक सी लेवल कैनाल है जिसके अंदर कोई भी लॉक सिस्टम नहीं है। पनामा कैनाल में लॉक सिस्टम है, हम जब उसको पढ़ेंगे तब देखेंगे। ठीक है, ये ऑलमोस्ट 160 किलोमीटर तक लेंथ है इसकी, एंड 11 to 15 मीटर तक ये डीप है। ठीक है, अबाउट 100 शिप यहाँ से डेली ट्रैवल होती है और हर एक शिप को इस कैनाल को क्रॉस करने के लिए 10 से 12 घंटे लग रहे होते हैं। ठीक है, टोल्स यहाँ पे अगेन बताया था पहले भी कि इतने ज़्यादा हैवी है कि लोग अभी भी केप ऑफ गुड होप वाले रूट को ट्रैवल करते हैं अगर उनके पास टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा होता है तो। ठीक है, इसके अलावा सुएज के यहाँ पे ही ये वाटरवे कैनाल तो है, साथ के साथ विद इन कंट्रीज को कनेक्ट करने के लिए एक कैनाल रेलवे लाइन भी जाती है। कहाँ से? इस्लामिया से कैरियो तक। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एक नेविगेबल फ्रेश वाटर कैनाल भी है, कहाँ से? नाइल से। ठीक है, तो बेसिकली हमें 1 मार्क के लिए याद रखना है कि एक रेलवे लाइन है इस्लामिया से कारियो तक, और एक फ्रेश वाटर कैनाल भी है, कहाँ से? नाइल से। ठीक है, नाइल रिवर से। ये था हमारा सुएज कैनाल के बारे में। अब सबसे इंपॉर्टेंट है इनके डायग्राम्स को जो हमारी बुक में दिए हुए हैं अच्छे से देख लेना, बिकॉज डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। मैंने आगे सैम्पल क्वेश्चन अटैच किए हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए थे, उनको पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड जो हमारी कैनाल आती है विच इज़ पनामा कैनाल। तो बेसिकली अटलांटिक ओशियन जो हमारा ईस्ट साइड पे उसको पैसिफिक ओशियन से कनेक्ट कर रही होती है। ठीक है, इट हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द पनामा इस्थमस, जो कि कहाँ पे है? बिटवीन पनामा सिटी एंड कॉलन। किसने इसको कंस्ट्रक्ट करवाया था? बाय यूएस गवर्नमेंट, जिन्होंने 8 किलोमीटर तक की ज़मीन खरीद के इसके कैनाल जोन को बनाया था, एंड इसी एरिया को उन्होंने ही कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। ठीक है, अब ये जो कैनाल है ये ऑलमोस्ट अबाउट 72 किलोमीटर लॉन्ग है, जिसके अंदर काफ़ी डीप कटिंग है, 12 किलोमीटर तक ये गहरी है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है इसके अंदर 6 लॉक सिस्टम है जिनके डिफरेंट लेवल है, 26 मीटर अप एंड डाउन। जब आप ये इमेज देखोगे, ओके, तो 3 इमेजेस मैंने इंसर्ट की हुई है, ये है इनका लॉक सिस्टम। ऐसे बड़े बड़े गेट्स लगे हुए हैं, तो ये लॉक्स है। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे आप लेवल 1 में तो पानी का लेवल कम है, लेकिन लॉक को पार करने के बाद इधर देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे पानी का लेवल बहुत ज़्यादा है ना। तो ये लॉक सिस्टम है, यहाँ पे पानी का लेवल ऊपर नीचे है। इसको आप आई विल सजेस्ट यूट्यूब पे जाके एक बार एनिमेटेड वीडियो देखना कि किस तरीके से शिप इन लॉक्स के गेट खुलते हैं, उनसे ट्रैवल करती है। एक बार पानी का सरफेस बहुत कम होता है, फिर 26 मीटर तक ऊपर जाता है जैसे उसका डोर खुलता है। ठीक है, पानी के प्रेशर को हैंडल करने के लिए ऐसा कुछ सिस्टम है, आप ज़रूर से इसके बारे में देखिएगा। ठीक है, 6 लॉक है। ये जो हमारी दूसरी वाली पिक है इसमें बहुत क्लियरली मेंशन किया गया है। पहले हमारे गुतान लॉक, 2 लॉक्स इधर है, फिर इसके बाद मिल्फ्रॉन लेक, इसके मिल्फ्रॉन लेक है। तो 6 लॉक सिस्टम है, आपको याद रखना है 1 मार्कर के लिए। ठीक है, डिफरेंट लेवल है, और इन 6 लॉक्स को इन्हें
क्रॉस करना होता है बिफोर एंटरिंग द गल्फ ऑफ पनामा, ठीक है। अब इसका बेनिफिट ये हुआ है कि न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को का डिस्टेंस इन्होंने बाई 13,000 किलोमीटर तक रिड्यूस कर दिया है, ठीक है। इसका इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस कंपेयर टू सुएज कनाल काफ़ी ज़्यादा कम है, बिकॉज सुएज कनाल का जो लोकेशन है वो काफ़ी सारे कंट्रीज़ को कनेक्ट कर पा रही है एंड बहुत सारी कंट्रीज़ उसके थ्रू ट्रैवल कर रही है, ठीक है। लेकिन लैटिन अमेरिका की इकोनॉमीज़ के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाला जो डायग्राम है ये बुक का है, तो हमें याद रखना है बिकॉज क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस देखो किस तरीके से आते हैं। 2019 में आया था 3 नंबर में, हमें इसको स्टडी करना है, नीचे दिए गए 2 क्वेश्चंस को आंसर करना है। सबसे पहले आइडेंटिफाई एंड नेम द कैनाल शोन इन द मैप, हमें आइडेंटिफाई करनी है। तो हमें याद आ गया कि ये क्या है, गुतनम लिखा हुआ है, गुतनम यहाँ पे लॉक था, ठीक है। सिमिलरली नीचे लॉक था, तो लॉक्स किस में थे, पनामा कैनाल के अंदर थे, ठीक है। एक्सप्लेन एनी 2 फीचर्स ऑफ दिस कैनाल, आपको कोई भी 2 फीचर्स बताने आप इजीली बता सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट 2018 में 5 मार्क के अंदर क्वेश्चन आया था कि सबसे पहले हमें इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। पहले तो कौन सी है, अगेन ये पनामा कैनाल है, हमें बताना है कि कौन सी कंट्री के थ्रू ये कैनाल पास होती है, ठीक है। हमें बताना है कि कौन सी सीज कनेक्टेड है। अच्छा सॉरी, ये इमेज गलत लग गई है, इधर यहाँ पे सुएज कैनाल वाली इमेज आएगी, आई गेस इन दोनों के अंदर मिसमैच हो गई है, ठीक है। रियली सॉरी फॉर दैट, कोई नहीं, आप आइडेंटिफाई कर लेना। यहाँ पे सुएज कैनाल वाली इमेज आएगी, तो हमने बताना है कि कौन सी कंट्री में है, इजिप्ट में है, ठीक है। नेक्स्ट कौन सी सीज को ये कनेक्ट करती है, मेडिटेरियन सी को और रेड सी को। नेक्स्ट है व्हाई इज द कैनाल कंसीडर्ड एज अ गेटवे ऑफ यूरोप टू द इंडियन ओशन, बिकॉज कंपेयर टू केप ऑफ गुड होप ये कम डिस्टेंस और कम टाइम के अंदर डायरेक्टली वेस्ट यूरोप को इंडियन ओशन के थ्रू एशियन कंट्रीज़ के साथ कनेक्ट कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट अगेन वही दिया गया है 3 नंबर में कि आपको आइडेंटिफाई करना है और उस कैनाल का नाम बताना है और उसके बाद आपको 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। तो सबसे पहले दोनों ही जो कैनाल्स हैं उनके मैप को स्टडी कर लो कि इसमें सी के नाम आएंगे, कौन सी सीज आएगी, इसमें लॉक्स के नाम आएंगे, ठीक है। इनकी 3-3, 4-4 कैरेक्टरिस्टिक्स से मतलब हमें यही बताना है कि कौन सी कंट्री के अंदर लोकेटेड है, क्या इनकी लेंथ है, कितना, जैसे अगर हम सुएज कैनाल की बात करते हैं तो ऑन एंड अराउंड डेली के बेसिस पे 100 शिप्स यहाँ से ट्रैवल करती है। तो ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। आगे चलते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज इनलैंड वाटरवेज। तो इंपॉर्टेंट वाटरवेज हमारे रिवर, कैनाल, लेक एंड कोस्टल एरियाज पे बने होते हैं, ठीक है। इनके बोट्स एंड स्टीमर्स को कार्गो या फिर पैसेंजर को ट्रैवल या ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब डेवलपमेंट ऑफ इनलैंड वाटरवे काफ़ी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहला कि नेविगेबिलिटी कितनी है, मतलब वो जो आप जिस एरिया के अंदर जो भी सी है या कोई भी छोटी सी ऐसी कैनाल है उसकी विड्थ और डेप्थ कितनी है, ठीक है। सेकंड होता है कि वाटर फ्लो की कंटिन्यूटी कितनी है एंड थर्ड होता है कि ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी यूज़ में आपके पास क्या है और किस तरीके से आप उस पर्टिकुलर वाटरवे को यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। अब रिवर्स जो है दे आर ओनली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन डेंस फॉरेस्ट, वहाँ पे ना हम रेलवेज बना सकते हैं एंड अगर हम एयर ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उसके लिए भी ऑब्वियसली हमें स्ट्रक्चर चाहिए, एयरपोर्ट्स, हेलीपैड्स डेवलप करने पड़ेंगे, ठीक है। अब ये हमें दे हेल्प ट्रांसपोर्ट कोल, सीमेंट, टिम्बर, मेटलिक ओर्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ठीक है। आज के टाइम पे रिवरवेज जो है वो अपनी रेलेवेंस को, इम्पोर्टेंस को लूज़ कर रहे हैं। उसका मेजर रीज़न ये है कि एक तो रेलवेज से टफ कंपटीशन देखने को मिल रहा है, ठीक है। सेकेंडली बिकॉज रिवर्स तो यार नेचुरल फीचर है, रेलवे को आप कहीं भी लगा सकते हो, है ना, रिवर्स को आप कहीं भी लगा नहीं सकते, दे आर नेचुरल फीचर्स, जहाँ पे हैं आप वहीं पे बनाओगे, ठीक है। तो बहुत सारे इंडस्ट्रियलाइज रीजन्स ऐसे हैं जहाँ पे रिवर्स की कनेक्टिविटी इतनी नहीं है, तो आपको वहाँ पे रेलवे ट्रैक्स लगाने पड़ते हैं गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि लैक ऑफ वाटर ड्यू टू डाइवर्जन फॉर इरिगेशन, मेन रीज़न है। इसके अलावा पुअर मेंटेनेंस, भले ही यहाँ पे हमें आज सच मेंटेनेंस नहीं हो चाहिए होता है, बट हमें काफ़ी सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है कि कुछ सर्टेन लिमिट तक ही ये नेविगेबल होती है, उसके बाद डेंजरस हो जाता है, तो वहाँ पर शिप्स को आप नहीं लेके जा सकते, वाटर लेवल बहुत ज़्यादा डीप चला जाता है, तो ठीक है। अब इन्हीं सारी चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए, अवॉइड करने के लिए बहुत से रिवर्स को मॉडिफाई किया गया है, चेंजेस किया गया है ताकि उनकी नेविगेबिलिटी को इन्हांस किया जा सके, ठीक है। रिवर बैंक्स को स्टेबलाइज करने की कोशिश की गई है बाय बिल्डिंग डैम्स, बैरेजेस, ताकि वाटर के फ्लो को रेगुलेट किया जा सके एंड शिप्स को ईजिली एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प की जा सके, ठीक है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट वाटरवेज के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है हमारा राइन वाटरवेज, ठीक है, जो बेसिकली डुसेलडॉर्फ के अंदर है। राइन पोर्ट है, डुसेलडॉर्फ सॉरी, यहाँ का जो इसका मेजर पोर्ट है उसका नाम है, ठीक है। वर्ल्ड का मोस्ट हेविली यूज्ड वाटरवे है, हर साल ऑलमोस्ट 20,000 शिप्स एंड
2 लाख इनलैंड वेसल्स यहाँ पे अपनी कार्गोज को एक्सचेंज करती है, इस रूट के थ्रू ट्रैवल करती है, ठीक है। अब यूजुअली ये इंडस्ट्रियल रीजन जो है हमारे स्विट्ज़रलैंड का, जर्मनी का, फ्रांस का अटलांटिक सी रूट यानी कि यूरोप के अंदर है, तो ये यूरोपियन नेशंस को बहुत ज़्यादा बेनिफिट कर रही होती है, उनको कनेक्ट कर रही होती है, ठीक है। इट फ्लोज थ्रू जर्मनी एंड नीदरलैंड, ठीक है। ऑलमोस्ट 700 किलोमीटर तक फ्रॉम रॉटरडम ये नेविगेबल है, यानी 700 किलोमीटर तक आप इजीली इसके अंदर ट्रैवल कर सकते हो, ठीक है। ओशियन गोइंग वेसल्स कोलैंग तक जा सकती है, उसके बाद कोई रेलवे लाइन वगैरह होगी, ठीक है। रूर रिवर इसको ज्वाइन करती है ईस्ट से एंड फ्लोज थ्रू अ रिच कोल फील्ड, जो बेसिकली इस एरिया की जितनी भी यूनिट्स है, बिकॉज एक कोल फील्ड यहाँ पे आपको मिल गया तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स देखने को मिलती है, और स्पेशली वाटरवेज के होने की वजह से ट्रैवल जो है वो और भी ज़्यादा ईजी हो गया, चीप हो गया, तो इन एरियाज़ को ये बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस है, ठीक है। मतलब इकोनॉमिक टर्म्स पे काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। ये हमारा राइन वाटरवेज का बेसिकली मैप दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से हमारी राइन रिवर आ रही है, रोटरडम से 700 किलोमीटर्स तक नेविगेबल था, नीदरलैंड से लेके हमारा ये इधर स्विट्ज़रलैंड तक इसको कनेक्ट कर रहा है। यहाँ पे बीच में ब्लैक फॉरेस्ट है, ठीक है, देख लो कोलैंग भी है एंड जर्मनी इधर रहा, तो ये सारा है, ठीक है। मैप को थोड़ा सा ध्यान में रखना, इससे वैसे मैप बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन 5 नंबर में आता है। जैसे 2016 में आया था कि राइन वाटरवेज वर्ल्ड का मोस्ट हेविली यूज्ड इनलैंड वाटरवेज है, तो आपको इसकी सिग्निफिकेंस और इम्पॉर्टेंस को बताना है, ठीक है। सेकेंड आता है यार हमारा डेन्यूब वाटरवे, तो बेसिकली ये ईस्टर्न यूरोप को सर्व करता है। तो डेन्यूब रिवर हमारी ब्लैक फॉरेस्ट से राइज होती है एंड फ्लो ईस्टवर्ड थ्रू मेनी कंट्रीज, ठीक है। ये टोरना से राइन तक नेविगेबल है, हमें इन चीज़ों को याद करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा राइन था, तो उसको अच्छे से याद रखना। यहाँ पे चीफ जो एक्सपोर्ट है दैट आर वीट, मेज, टिम्बर एंड मशीनरी, ठीक है। नेक्स्ट है वोल्गा वेटरवेज, तो ये रशिया के अंदर है, इसकी ऑलमोस्ट 11,200 किलोमीटर तक की जो लेंथ है दैट इज़ नेविगेबल, एंड बाद में ये कैसेपियन सी के अंदर जाके ये जो वाटरवे है ये ड्रेन हो जाता है, मिल जाता है, ठीक है। एक वोल्गो मॉस्को कैनाल है जो बेसिकली इसको मॉस्को रीजन से कनेक्ट करती है एंड वोल्गो डोन कैनाल को ब्लैक सी से कनेक्ट करती है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट है मिसिसिपी वाटरवेज, जो बेसिकली यूएसए को गल्फ ऑफ मैक्सिको से कनेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे लार्ज स्टीमर्स जा सकती है मिनियोपोलिस के थ्रू। राइन वाटरवेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, उसको ध्यान रखना है, ठीक है। फिफ्थ है हमारा दैट इज़ द ग्रेट लेक सेंट लॉरेंस सीवे, तो बेसिकली इसके अंदर ये कनेक्टेड बाय सू कैनाल एंड विलेंड कैनाल, कहाँ पे, नॉर्थ अमेरिका, ह्यूरोन, इरोई और ऑन्ट्रियो वाले एरिया के अंदर है, ठीक है। तो जो सेंट लॉरेंस रिवर है अलॉन्ग विद ग्रेट लेक्स, ये कमर्शियल वाटरवे फॉर्म करती है नदर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका के अंदर, बिकॉज बहुत सारे व्हीकल्स यहाँ से, शिप्स यहाँ से ट्रैवल करती है इंडस्ट्रीज तक गुड को लेके। डलच एंड बफलो पार्ट जो है दे आर इक्विप्ड विद ऑल फैसिलिटीज़ ऑफ ओशियन पोर्ट्स, ठीक है। यहाँ पे लार्ज ओशियन गोइंग वेसल्स इजीली नेविगेट कर पाती है अप टू मोनेट्रोल, ठीक है। लेकिन इसके बाद से, मोनेट्रोल के बाद से गुड्स को स्मॉलर वेसल्स के अंदर ट्रांसपोर्ट किया जाता है, लार्ज वेसल्स यहीं तक आ सकती है, ठीक है। अब कैनाल्स यहाँ पे बनाई गई है अप टू 3.5 मीटर डीप टू अवॉइड दीज वाटर के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। अगेन राइन वाटरवेज इसमें इंपॉर्टेंट है, बाकी आपकी इन्फो पर्पज़ के लिए आप एक बार एटलीस्ट पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है भैया हमारा एयर ट्रांसपोर्ट, तो इससे पहले हम रोडवेज पढ़ के आ चुके हैं। रोडवेज के बाद हमने रेलवे के अंदर हमें जो हमारी 3 कॉन्टिनेंटल लाइंस थी, कनेडियन, सर्बियन और ऑस्ट्रेलियन, उसको अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद हमने सी रूट्स के अंदर हमारा मेडिटेरियन सी रूट बहुत इंपॉर्टेंट है, केप ऑफ गुड होप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी हमने नॉर्थ अटलांटिक पढ़ाए थे, एक पैसिफिक वाला पढ़ा था, एक साउथ वाला पढ़ा था, एटसेट्रा एटसेट्रा। उसके बाद हमने वाटरवेज पढ़ा, जिसके अंदर हमारा राइन वाटरवे बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड कैनाल्स के अंदर सुइज कैनाल और पनामा कैनाल, दोनों ही टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आते हैं हम एयर ट्रांसपोर्ट की तरफ, तो इट इज़ फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बट काफ़ी कॉस्टली है, ठीक है। यूजुअली लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए पैसेंजर्स इसको प्रेफर करते हैं, ठीक है। वैल्यूएबल जो भी हमारा लग्जूरियस पर्शिएबल कार्गो है उसको ट्रांसपोर्ट या मूव करने के लिए यूजुअली इसको यूज़ किया जाता है। ब्रॉड आ कनेक्टिविटी रिवोल्यूशन, तो बेसिकली इसने हमारी एक्सेसिबिलिटी को इंक्रीज़ कर दिया है। तो जो भी माउंटेनियस एरियाज़ है, स्नो फील्ड्स है, या फिर ऐसा इनहॉस्पिटेबल डेजर्ट टेरेन है जहाँ पे रोडवेज या फिर लैंड या फिर वाटर ट्रांसपोर्ट काम नहीं करता, वहाँ पे एयर ट्रांसपोर्ट हमारे काम आता है, ठीक है। इसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस से मतलब है हमारा
मिलिट्री टर्म्स के ऊपर, डिफेंस टर्म्स के ऊपर। एग्जाम्पल दिया गया है जब यूएस और ब्रिटिश फोर्स ने इराक के ऊपर एयर स्ट्राइक्स की थी, बट बड़ा ही घटिया एग्जाम्पल दिया हुआ है बिकॉज जब उन्होंने उसके ऊपर एयर स्ट्राइक की थी तो दैट वाज इलीगल, बिकॉज इन्होंने बोला था कि ये न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। एंड उसके पीछे का पर्पस था कि उसके ऑयल वेल्स के ऊपर कंट्रोल करना, ठीक है। इससे अच्छा एग्जांपल मैं देती हूँ, जब इंडिया ने पुलवामा अटैक के रिस्पॉन्स में उरी के ऊपर जो स्ट्राइक की थी, एयर स्ट्राइक की थी, तो वो है स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की किस तरीके से एक टेररिस्ट ग्रुप को वहाँ से उड़ाया गया था, ठीक है। ये तो फुद्दू सा एग्जाम्पल दिया हुआ इन्होंने। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। तो दैट इज़ जो भी मैन्युफैक्चरिंग है एयरक्राफ्ट्स की या फिर इनके ऑपरेशंस जो भी है एयर ट्रांसपोर्ट के अंदर, हमें काफ़ी इलेबोरेट इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है। लैंडिंग का प्रॉपर होना चाहिए, फ्यूलिंग के लिए, मेंटेनेंस में काफ़ी खर्चा आता है, ठीक है। आज के टाइम पे कोई भी ऐसी वर्ल्ड के अंदर जगह नहीं है जो विद इन 35 आवर्स से ज़्यादा अगर आपको लगते हो कवर करने के लिए अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है ऑलमोस्ट 250 कमर्शियल एयरलाइंस रेगुलर सर्विसेज ऑफर करती है थ्रू आउट द वर्ल्ड, ठीक है। इसके अलावा सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट्स भी आ गए हैं दैट कवर द डिस्टेंस बिटवीन लंदन एंड न्यूयॉर्क विद इन 3.5 आवर्स, ठीक है। तो हाँ, एक्सेसिबिलिटी बढ़ा दी है, पर्शिएबल गुड्स को ट्रैवल करना इजी हो गया है एंड डिफरेंट पार्ट्स को हम बहुत कम टाइम के अंदर रीच कर सकते हैं, ठीक है। अब जो नदर्न हेमिस्फीयर है, देयर इज़ अ डिस्टिंक्ट ईस्ट वेस्ट बेल्ट ऑफ इंटर कॉन्टिनेंटल एयर रूट्स, वहाँ पे काफ़ी अच्छे से डेवलप्ड है नदर्न हेमिस्फीयर। अभी जब हम पढ़ेंगे मेजर मैप्स के अंदर, जब हम डिस्कस करेंगे एयरपोर्ट्स को, तो हमें पता चलेगा कि नदर्न हेमिस्फीयर वाला रीजन जो है बहुत वेल कनेक्टेड है, बहुत सारे एयरपोर्ट्स है, ठीक है। डेंस नेटवर्क यहाँ पे ईस्टर्न यूएसए में है, ईस्टर्न यूरोप में है, सदर्न एशिया के अंदर है, ठीक है। यूएसए अलोन अकाउंट्स फॉर 60% ऑफ द एयरवेज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। नोडल पॉइंट्स जहाँ पे एयर रूट्स कन्वर्ज करते हैं, मतलब बहुत वेल डेवलप्ड हैं, काफ़ी सारी कंट्रीज़ इजीली यहाँ पे कनेक्ट कर पाते हैं, दैट आर न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, एम्स्टर्डम, कराची, मॉस्को, दिल्ली, मुंबई, बैंकॉक, सिंगापुर, टोक्यो, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजल्स, शिकागो एट्सेट्रा, ठीक है। लेकिन अफ्रीका, एशियाटिक पार्ट ऑफ रशिया या साउथ अमेरिका है, दे लैक एयर सर्विसेज, ठीक है। वहाँ पे काफ़ी लिमिटेड एयर सर्विसेज है बिटवीन 10 to 35 लेटीट्यूड सदर्न हेमिस्फीयर में, बिकॉज एक तो पॉपुलेशन कम है, बहुत स्कैटर्ड पॉपुलेशन है। स्पार्सर का मतलब स्कैटर्ड, ऐसे बिखरी हुई है, एक प्लेस पे कोई भी डेंसली पॉपुलेटेड नहीं है, लिमिटेड लैंड पास है एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट की टर्म्स में भी इतना ज़्यादा नहीं है। इसीलिए अफ्रीकन या फिर कुछ एशियन कंट्रीज़ है जहाँ पे एयरवेज अभी तक इतना डेवलप नहीं हुआ है कंपेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। 2020 में 5 नंबर में सैम्पल पेपर में क्वेश्चन आया था, विच आर द मेजर रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड हैविंग अ डेंस नेटवर्क ऑफ एयरवेज। तो हमें ये पूरा एक्सप्लेन करना होगा जो भी हम पिछली स्लाइड पे पढ़ के आए हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है, तो दैट इज पाइपलाइंस, जो अभी मोर रीसेंट टाइम्स के अंदर एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो इसको बेसिकली हम लिक्विड और गैसेस, फॉर एग्जांपल वाटर, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को अनइंटरप्टेडली ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो कुकिंग गैस या एलपीजी को पाइपलाइंस के थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के अंदर सप्लाई किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम कोल को भी लिक्विड फॉर्म में कर दे कन्वर्ट, तो उसको भी ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम पाइपलाइंस का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इवेंचुअली न्यूजीलैंड के अंदर तो जो फार्म्स से फैक्ट्रीज तक मिल्क को भी पाइपलाइंस के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है। तो वही है ना कि पाइपलाइंस एक बेटर, आई थिंक बेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, बिकॉज उसको आपको एक बार लगाना है, मेंटेनेंस कंपेयर टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आई थिंक इसके अंदर कम है एंड ईजिली आप थ्रू आउट द ईयर्स काफ़ी सालों तक उसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यूएसए के अंदर हमें डेंस नेटवर्क देखने का मिलता है पाइपलाइंस का ऑयल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ठीक है। अब एक बिग इंच करके पाइपलाइन है, 1 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लो। इट कैरीज पेट्रोलियम फ्रॉम द ऑयल वेल्स ऑफ गल्फ ऑफ मेक्सिको से लेके कहाँ पे, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को ये सप्लाई कर रही होती है, ठीक है। नेक्स्ट, यूएसए के अंदर ऑलमोस्ट 70% जो जितना भी फ्राइट है पर टन किलोमीटर वो पाइपलाइंस के थ्रू कैरी किया जाता है। सिमिलरली यूरोप, रशिया, वेस्ट एशिया, इंडिया के अंदर पाइपलाइंस को यूज़ किया जाता है टू कनेक्ट ऑयल वेल्स टू रिफाइनरीज या फिर पोर्ट या फिर डोमेस्टिक मार्केट्स तक डायरेक्टली उनको लिंक करने के लिए ऑयल वेल्स को यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब तुर्कमेनिस्तान है, इसने एक एक्सटेंडेड पाइपलाइन डेवलप की है ताकि वो डायरेक्टली ईरान या फिर चाइना तक रीच कर सके, ठीक है। यूजुअली इंडिया में अगर हम देखते हैं तो अभी तक विद इन कंट्री ही इन पाइपलाइंस को डेवलप किया गया है ऑयल फील्ड से रिफाइनरीज तक प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ठीक है। सो दैट वाज अबाउट पाइपलाइन, और यहाँ पे हमारा ट्रांसपोर्टेशन वाला टॉपिक खत्म होता है जो कि इवेंचुअली बहुत बड़ा था। एंड नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे इस चैप्टर का मेजर टॉपिक है जिसकी हार्डली 2-3 स्लाइड्स है उसको पढ़ लेते हैं, दैट इज़ कम्युनिकेशन।
तो पहले यार टेलीग्राफ या टेलीफोन्स बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करते थे, लेकिन रिसेंट टाइम के अंदर जब से टेली कम्युनिकेशन आया, यानी सैटेलाइट्स के थ्रू जो भी सेलफोन्स का यूज़ आया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी कनेक्टिविटी को इन्हांस करने के लिए, ठीक है। फिनोमिनल पेस पे हमें डेवलपमेंट देखने को मिल रही है, ठीक है। डिजिटलाइजेशन हो गया है इन्फॉर्मेशन का आफ्टर 1990s, ठीक है। इंटरनेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो बहुत मैसिव स्केल के ऊपर डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है। इंटरनेट की अगर हम बात करें तो लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क है हमारे प्लानट पे, विच कनेक्ट्स अबाउट 1000 मिलियन पीपल इन मोर देन 100 कंट्रीज, ठीक है। अब रिसेंट टाइम में तो यार जियो के बाद से इंडिया के अंदर हमें कितना रेवोल्यूशन देखने को मिल गया है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के थ्रू इमर्ज एज अ न्यू एरिया इन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिंस 1970s, जब यूएसए और यूएसएसआर ने अपने रिसर्च या फिर सैटेलाइट्स इस्टेब्लिश कर दी थी ऑर्बिट के अंदर, तब से ये कनेक्टिविटी मेनली हमें देखने को मिली है, ठीक है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आज के टाइम पे अर्थ के ऑर्बिट के अंदर बहुत सक्सेसफुली डिप्लॉयड है, ताकि रिमोट कॉर्नर्स ऑफ द ग्लोब को ईजिली कनेक्ट किया जा सके थ्रू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। अब इंडिया की कुछ अचीवमेंट्स दी गई है कि इंडिया ने आर्यभट्ट लॉन्च किया था पहला 19 अप्रैल 1979 को, उसके बाद भास्कर 1 1979 में और रोहिणी 1980 में, ये हमारी 3 सैटेलाइट्स हैं। उसके बाद 18 जून 1981 को एप्पल यानी कि एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट लॉन्च किया गया था। भास्कर, चैलेंजर और इनसेट आईबी हैव मेड लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, टेलीविजन एंड रेडियो वेरी इफेक्टिव, ठीक है। तो आज के टाइम पे जो हम वेदर फोरकास्टिंग देख लेते हैं टेलीविजन के ऊपर, वो बून है। फ़ोन के अंदर भी यूजुअली हम टेम्परेचर देख सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कब बारिश है, हमें कहीं घूमने जाना है, तो उससे पहले हम बहुत इवेंचुअली चीज़ों का हमें बेनिफिट हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है साइबर स्टेट, जिसमें बेसिकली इंटरनेट के बारे में किया गया है। तो साइबर स्पेस बेसिकली इज वर्ल्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटराइज्ड स्पेस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा गया है, इट इज़ इनकम्पास्ड बाय द इंटरनेट सच एज वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। इसको हम इंटरनेट भी बोलते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल वर्ल्ड है फॉर विच इज़ यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन या फिर इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए ओवर कंप्यूटर नेटवर्क्स, ठीक है। साइबर स्पेस जो है इट एग्जिस्ट एवरीवेयर, ऑफिस हो गया, सेलिंग बोट हो गई, फ्लाइंग प्लेन हो गया, हमारे कमरे से लेके वर्चुअली एनीवेयर हम कहीं भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रीसेंट एडवांसमेंट। तो अराउंड 1995 लेस देन 50 मिलियन इंटरनेट यूजर्स थे, विच आर अबाउट 400 मिलियन इन 2000 एंड ओवर 2 बिलियन इन 2010, ठीक है। तो बहुत मैसिव स्केल के ऊपर यूजर्स जो बढ़ रहे हैं, ठीक है। लास्ट फ्यू ईयर्स के अंदर काफ़ी मेजर हमें शिफ्ट देखने को मिला है। पहले जो ये इतनी अच्छे सेलफोन्स थे, 5G वगैरह डेवलप्ड कंट्रीज़ तक ही था, लेकिन अभी डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर भी बहुत रैपिडली ये चीज़ें स्प्रेड हो रही है, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ साइबर स्पेस, ईमेल आ गया है, ई कॉमर्स आ गया है, ई लर्निंग आ गया है, ई गवर्नेंस आ गया है, ई कोड्स आ गया है, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडियम पे हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। लास्ट पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट दिया गया है कि हम बोलते हैं कि एक ग्लोबल विलेज बन गया है ना। ग्लोबल विलेज से मतलब है कि एक बंदा यूएसए में बैठा है, एक इंडिया में बैठा है, ईजिली वो कनेक्ट कर सकता है ना। तो यही लिखा गया है कि मोर देन ट्रांसपोर्टेशन इट इज़ मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम, जिसने इस कॉन्सेप्ट को रियलिटी में बना दिया, विच इज़ एक्चुअली ट्रू, कि इंटरनेट के थ्रू हम किसी भी इंफॉर्मेशन को कहीं पे भी बैठ के एक्सेस कर सकते हैं, थ्रू आउट द वर्ल्ड हम किसी भी से भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो हैव वी केम टू द एंड ऑफ द वीडियो। अच्छा, अब इसके बाद आता है नेक्स्ट वन इज़ मैप वर्क, ठीक है। अब मैप वर्क का मैंने एक स्क्रीनशॉट अटैच कर दिया, आप इधर से भी देख सकते हो अगर आपने सिलेबस चेक नहीं किया है या आपके पास सिलेबस नहीं है तो। 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। मेजर एयरपोर्ट से मैंने डिफरेंट कॉन्टिनेंट वाइज किया है ताकि ईजी हो जाए, ठीक है। सबसे पहले एशिया में देखते हैं। तो एशिया में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बीजिंग से। बीजिंग हमारा चाइना में। अब आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मैप्स को अभी से पढ़ना चालू कर दें, नहीं तो एंड के अंदर आके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है। स्पेशली वर्ल्ड मैप को, इंडिया वाले मैप को तो हम फिर भी एक पॉइंट पे कर लेते हैं। इसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये है कि मैप वर्क जो है आप अभी अपना सिलेबस निकालो, मैं वीडियो बाय वीडियो आफ्टर ईच चैप्टर करा रही हूँ, ठीक है। तो आपने मैप्स लेकर के आने हैं एंड मेरे साथ साथ मैप को बैठ के फिल करना है एंड उन मैप्स को अपने आसपास रखो। ऑन एन एवरेज आप हर दूसरे दिन उसको 10 मिनट बैठ के रिवाइज़ कर सकते हो, ठीक है। सबसे बेस्ट तरीका ये है, आप उसको रिवाइज़ करो अपने माइंड के अंदर एंड फिर छोटा सा मैप अपनी भले ही नोटबुक पे ड्रॉ कर लो, अगर आपको बार बार मैप्स वेस्ट नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे उसको टिक मार्क कर दो इस तरीके से, ठीक है। या फिर अगर आप बड़े आलसी बच्चे हो तो आप एक काम कर सकते हो, मैं ये PPT का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप मैप की जो स्पेसिफिक स्लाइड्स है उनका प्रिंट निकलवा सकते हो और उन्हें अपनी स्टडी टेबल या कहीं पर भी चिपका लो कि आपकी नज़र पड़ती रहे एटलीस्ट हर दूसरे तीसरे दिन, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। एशिया की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमने ऊपर से स्टार्ट किया, विच इज चाइना के अंदर बीजिंग आया। अब ये जो छोटू हिस्सा इधर जापान के अंदर आया टोक्यो,
ठीक है। तो पहला तो आपको यही याद रखना है कि कौन सा एयरपोर्ट कौन से कॉन्टिनेंट में है एंड उस कॉन्टिनेंट की किस स्पेसिफिक कंट्री के अंदर है, ठीक है। बिकॉज वहाँ पे तो आपको जो मैप आएगा उसके अंदर ऐसे लिखा आएगा कि ए ऑप्शन दे दिया, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एयरपोर्ट है, तो आपने बताना है कि बीजिंग है, ठीक है। बीजिंग की जस्ट साइड में, चाइना तो बड़ा सारा है अलग से दिख रहा है, इसी की जस्ट साइड में यहाँ पे जापान के अंदर हमारे पास टोक्यो है, ठीक है। 2 हो गया। थर्ड मुंबई इंडिया के अंदर है, सिंपल। 4th आ जाता है अडेन, तो अडेन हमारा यार इधर है, इंडिया की साइड में, जस्ट साइड में इधर है। मैं कंट्री भूल गया, आई गेस ये सऊदी अरेबिया है, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, सऊदी अरेबिया या इजिप्ट है, मैं भूल गया, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट है जेडा, तो जेडा इससे ऊपर वाली जगह पे, एडेन ये जो छोटे वाला पार्ट है इधर है, और जेडा इससे ऊपर वाली कंट्री के अंदर है, ठीक है। आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट आता है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के अंदर सबसे पहले शिकागो है, तो जो हमारा नदर्न हिस्सा है उसके अंदर जहाँ पे ये एक डिवीजन आता है उसी के जस्ट नीचे आपने शिकागो लगा देना है, इधर राइट हैंड साइड पे, ठीक है। नेक्स्ट इसी से नीचे इसी कॉन्टिनेंट में चलते हैं, तो इसी की सिधाई में यहाँ पे क्या है, न्यू ऑर्लियंस, ठीक है। अब मैक्सिको इधर इधर हो गया, इससे साइड वाली कंट्री के अंदर, ठीक है। अब साउथ अमेरिका में तो 2 ही हैं, दोनों ही सिमिलर जगह पे है। पहला है हमारा ब्यूनस एयर्स जो इधर है, ठीक है, अर्जेंटीना के आसपास आएगी ये, और नेक्स्ट है सैंटियागो, सैंटियागो इसके जस्ट सामने है, ठीक है। कंट्रीज़ के नेम मेरे को भी याद नहीं है, बट मैं तो अपने एग्जाम दे चुकी हूँ, तब मैंने भी याद किए थे, अब तुम्हें याद करने हैं तो कर लेना, ठीक है। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। ओके, आगे चलते हैं यूरोप। तो यूरोप के अंदर पहले ऊपर से स्टार्ट होता है हमारा मॉस्को, मॉस्को जो ये बड़ा वाला एरिया है इसके अंदर आपने यहाँ पे लगा देना है लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर, ठीक है। इसके बाद बर्लिन, बर्लिन ओके, बर्लिन से पहले करते हैं हम लंदन। तो लंदन ये जो एक्सटेंडेड वाला एरिया है इधर है पहले में लंदन, उसी के जस्ट नीचे है, उसके नीचे पेरिस है, और पेरिस के जस्ट साइड में हमारा बेल्जियम है। तो ये तीनों है, ऊपर लंदन है, लंदन के नीचे पेरिस है, पेरिस की साइड वाली कंट्री के अंदर हमारा बर्लिन है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा रोम, तो रोम हमारा बर्लिन के नीचे, अब रोम किधर हमारा, रोम है हमारा भैया बर्लिन के नीचे वाले कंट्री के अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट आता है हमारा रुको ना यार, ओके, नेक्स्ट आता है अफ्रीका के अंदर। तो अफ्रीका के अंदर भी 2 है, एक है नेरबोई, ठीक है, नेरबोई इधर है, एंड जोहान्सबर्ग, जोहान्सबर्ग बिल्कुल लास्ट के अंदर है जहाँ पे केप टाउन के ऊपर है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया के इधर है डार्विन, ये जो इधर वाला कोना है लेफ्ट में, एंड वेलिंगटन ये जो छोटा सा साइड में आइलैंड है इसके अंदर बीच में वेलिंगटन है। तो ये थे हमारे मेजर एयरपोर्ट्स। अब नेक्स्ट चलते हैं, तो दैट आर मेजर सी पोर्ट्स। पोर्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले यूरोप से देखते हैं। यूरोप में जो सबसे ऊपर ये जो अलग सा डिफरेंट सा स्ट्रक्चर बना हुआ है इसमें नॉर्थ केप है, ठीक है। याद रखना नॉर्थ केप यूरोप के अंदर है और केप टाउन अफ्रीका के अंदर है, ठीक है। लंदन अगेन वही वो एक डिफरेंट सा स्ट्रक्चर आ रहा है, और यहाँ पे लंदन के इधर जहाँ पे पहले बर्लिन था नीचे की तरफ, वहाँ पे अब हमारा क्या है, हैम्बर्ग। हैम्बर्ग क्या है, पोर्ट है, बर्लिन क्या था, एयरपोर्ट था, ठीक है। आगे चलते हैं एशिया, तो एशिया में इधर से चलते हैं, सबसे पहले योकोमा, ये जो जापान का एक्सटेंडेड एरिया है रशिया के नीचे, यहाँ पे क्या है, योकोमा, कहाँ पे है, जापान के अंदर, ठीक है। चाइना में हमारे 2 हैं, इधर ऊपर शंघाई है और नीचे क्या है, हांगकांग है, ठीक है। फिर आ जाते हैं इंडिया के अंदर कोलकाता है, वेस्ट बंगाल के अंदर, ठीक है। इसके अलावा इंडिया के जस्ट साइड में पाकिस्तान के इधर क्या है, पंजाब वाली साइड में कराची पोर्ट है, ठीक है। अदेन हम लास्ट वाले में भी पढ़ के आए थे, एंड इसमें भी सिमिलर जगह पे हमें लोकेट करना है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे आते हैं नॉर्थ अमेरिका के अंदर अगर हम पोर्ट देखना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले है वैनकूवर, कंपेयर करके पढ़ना पड़ेगा। वैनकूवर इधर है, पिछले वाले में हम सैन फ्रांसिस्को पढ़ के आया था, सैन फ्रांसिस्को लाइन के नीचे था, लेकिन नहीं पिछले वाले में आई थिंक, एक सेकेंड गिव मी अ सेकेंड, हमने उसमें सैन फ्रांसिस्को तो इधर लोकेट किया था, अच्छा वो शिकागो था, सॉरी रियली सॉरी फॉर दैट, ठीक है। ओके, वैनकूवर हमारा लाइन के ऊपर है, वैनकूवर की सीधाई में लाइन के नीचे हमारा सैन फ्रांसिस्को है, और सैन फ्रांसिस्को की इधर अपोजिट में क्या है, न्यू ऑर्लियंस। न्यू ऑर्लियंस हम उसमें भी पढ़ के आए थे, ठीक है। इसके बाद साउथ अमेरिका में कोलोन है, तो जो ये कनेक्टिंग पॉइंट है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में, दैट इज कोलोन, ठीक है। आगे चलते हैं, तो रियो डे जेनेरियो है, इधर हमने काफ़ी बार पढ़ा है कि पहला अर्थ समिट हुआ था इधर, ठीक है। रियो डे जेनेरियो के नीचे वाला जो लंबा वाला एक डिफरेंट स्ट्रक्चर है यहाँ पे है वेलपरीसो, ठीक है। आगे चलते हैं, अफ्रीका, अफ्रीका के अंदर इधर है हमारा सुइज हम पढ़ के आए हैं, सुइज कैनाल है, ये इजिप्ट के जस्ट, इजिप्ट इधर है, सॉरी हाँ सॉरी
ठीक है, और केप टाउन हमारा सबसे नीचे, हमने पढ़ा था अफ्रीका के अंदर, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये हमारा पर्थ है भैया, और ये हमारा सिडनी है। ये क्या है, एक ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे लाइन भी है जो पर्थ को सिडनी से कनेक्ट करती है, ठीक है। पर्थ है हमारा वेस्ट कोने पे और सिडनी है हमारा ईस्ट कोने पे। सिडनी के जस्ट नीचे हमारा क्या है, मेलबर्न, ठीक है। हो गया हमारा इधर पे, ओके हमने पोर्ट्स कर लिए, एयरपोर्ट्स कर लिए। अब इनलैंड वाटरवेज, इनलैंड वाटरवेज में हमें 2 करने हैं मैप की टर्म्स में। सबसे पहले हमारा राइन है, ठीक है, राइन वाटरवेज हमारा इधर है, ये देखो यूरोप के अंदर जो ये बीच के अंदर ओशियन वाला पार्ट है, दैट इज राइन वाटरवेज, ठीक है। सेंट लॉरेंस सीवे हमारा नॉर्थ अमेरिका के अंदर जो ये सी वाला पार्ट है, ऑब्वियसली बात है वाटरवेज तो सी के विद इन होता है, तो ये हो गया, ठीक है। सिमिलरली सुइज कैनाल हमारा इजिप्ट के इधर है जो ये पानी वाला स्पेस है, और पनामा कैनाल हमारा इधर है, ठीक है। अभी लास्ट स्लाइड के ऊपर हम कॉलन करके आए थे, है ना, जो कि इधर था, ठीक है। तो ये लैटिन अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, तो दैट आर ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे लाइन, 3 लाइन्स थी। सबसे पहले देखते हैं ट्रांस अरेबियन, जो कहाँ थी, सेंट पीटर्सबर्ग से लेके व्लादिवोस्टॉक तक। कहाँ है ये, रशिया के अंदर है, ठीक है, सबसे बड़ी रेलवे लाइन है। सेकंड थी हमारी कनेडियन, विच वॉज फ्रॉम वैनकूवर टू हैलिफैक्स, आ गई समझ में। एंड थर्ड थी हमारी ऑस्ट्रेलियन, जो कहाँ से है, पर्थ से लेके सिडनी तक, ठीक है। तो हमारा मैप वर्क भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हो गया है। थोड़ा सा समराइज कर देती हूँ, तो चैप्टर के अंदर बेसिकली हमने ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और ट्रेड के बारे में पढ़ना है। ट्रेड के बारे में आज सच हमने नहीं पढ़ा है, बट नेक्स्ट चैप्टर इंटरनेशनल ट्रेड में हम पढ़ेंगे, ठीक है। ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो देयर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट के अंदर हमें रोडवेज पढ़े, हमने डिफरेंट हाईवेज पढ़े, ठीक है। सबसे डेंस नेटवर्क है नॉर्थ अमेरिका के अंदर, विच अलोन अकाउंट्स फॉर 33%, ठीक है। एंड टोटल मोटरेबल रोड लेंथ कितनी है वर्ल्ड की, दैट इज 15 मिलियन किलोमीटर्स, ठीक है। हमने डिफरेंट हाईवेज पढ़े, लेकिन मेन पॉइंट यही आता है, ठीक है। सेकंड आता है रेलवेज, तो रेलवेज के अंदर यूरोप के अंदर सबसे ज़्यादा डेंसली रेलवे नेटवर्क डेवलप है फॉर पैसेंजर्स, ठीक है। रशिया भी काफ़ी डेंस नेटवर्क डेवलप करके बैठा हुआ है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट थी 3 ट्रांस कॉन्टिनेंटल लाइन्स। सबसे पहली कौन सी, ट्रांस सर्बियन, नेक्स्ट वन इज ट्रांस कनेडियन एंड थर्ड वन इज ट्रांस ऑस्ट्रेलियन। मैप से भी इनमें से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़े वाटरवेज, तो वाटरवेज में सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा राइन वाटरवे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ना था, सुइज कनाल, पनामा कनाल, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमने कम्युनिकेशन को थोड़ा सा डिस्कस किया। क्वेश्चन आ सकता है कि कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस बताओ एटसेट्रा एटसेट्रा। यार कम्युनिकेशन का हम रेफरेंस हमारे सिलेबस में डिफरेंट चैप्टर्स में लेते हैं। टर्शरी एक्टिविटीज़ में भी हमने कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा था, इस चैप्टर में भी पढ़ा था, मोस्ट प्रोबेबली हम नेक्स्ट बुक में भी 1-2 बार पढ़ रहे होंगे। तो आपने जो आंसर बना के लिखना है वो आप तीनों चैप्टर का कंपाइल करके लिख सकते हो ईजिली, ठीक है, बेस्ड ऑन द क्वेश्चन कि आपको क्या पूछा गया है। यूजुअली स्टेटमेंट्स को एनालाइज करने के लिए देते हैं, तो आपको इंपॉर्टेंस ही बतानी होती है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा लेक्चर खत्म होता है। मैंने ट्राई किया है कि मैं मैप वर्क भी इंक्लूड करूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने डिस्कस कर दिया है। सो आई होप आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो। अगर आपकी थोड़ी सी भी हेल्प होती है, मेक श्योर कि आप एक कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू ज़रूर दे दें, ठीक है। एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट, बाय बाय।